नमस्कार, मैं विवेक शर्मा उन्नयन संकल्प साहित्यिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, कहा जाता है कि समय और परिस्थितियां शख्सियतों के रुख नहीं बदला करती। आज हमारे साहित्यिक चैनल उन्नयन संकल्प साहित्यिक चैनल में आज ऐसी ही शख्सियत जो प्रख्यात प्रवासी साहित्यकार के रूप में अपनी एक विशेष पहचान रखती हैं और साहित्य जगत में एक विशेष दस्तक देने का प्रयास करती हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। वे आज उनसे मुखातिब होंगे, हम उनसे परिचर्चा करेंगे, उनके जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व पर हम एक प्रकाश डालेंगे। तो हम हार्दिक स्वागत करते हैं प्रख्यात प्रवासी साहित्यकार अर्चना पैन्यूली जी का। आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते विवेक जी। नमस्कार। मैं उन्नयन संस्कृति चैनल का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे, और आपको भी धन्यवाद, मुझे यहाँ इस चैनल में आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत आभार मैम आपका। मैम, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है हमारा अपनी पहचान के हस्ताक्षर साहित्यिक श्रृंखला, इसमें हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपके जीवन पर यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि पूर्णतः ये आपके जीवन पर और आपके जीवनानुभवों पर ये पूर्णतः कार्यक्रम आधारित रहेगा। मैंने आपके जीवन को लगभग विश्व में जो पाठक वर्ग है, जो साहित्यकार वर्ग है, वो जानता है, इस बात से परिचित है कि आपकी जो रचनाएं हैं वो प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वह देहरादून हो, मुंबई हो, वैज्ञानिक पुट भी उसमें मिलता है, डेनमार्क की संस्कृति मिलती है, इतनी बहुआयामिता आपकी रचनाओं में देखने को मिलती है। तो मेरा पहला ही प्रश्न आपसे ये होगा कि एक छात्रा जो देहरादून से पढ़कर बतौर शिक्षक मुंबई में अपना कार्यकाल निभाती है और उसके बाद अचानक वह डेनमार्क जाती हैं और प्रख्यात प्रवासी साहित्यकार के रूप में अपनी जो एक पहचान, विस्तृत पहचान अर्जित करती हैं। ये सफर कहने में तो इतना छोटा और आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे बड़ी भूमिका शामिल होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप इस संदर्भ में हमें कुछ बातें साझा करें। बिल्कुल सही कहा आपने विवेक कि ये, मैं इसको तो ऐसा कहती हूँ कि हिमालय पर्वतों से निकलकर मैं डैनिश तट पर पहुंची हूँ। तो ये यात्रा काफी मेरे लिए लंबी रही। तो देहरादून तो मेरा मूल गढ़ है और वहाँ मेरी परवरिश हुई, शिक्षा दीक्षा हुई। फिर मेरी जब 22 साल में शादी हुई तो मेरा मुंबई जाना हुआ, जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते थे। तो वहाँ जाकर मैंने माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया और उसी दौरान मैंने जो राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाएं थी हिंदुस्तान की, उसमें छपना शुरू किया। फिर 1997 में एक मोड़ ऐसा आया कि मेरे पति ने डेनमार्क में एक जॉब ऑफर एक्सेप्ट किया। तो हमारा परिवार जो है मुंबई से कोपेनहेगन, यहाँ की जो कैपिटल है डेनमार्क की, कोपेनहेगन शिफ्ट हो गया। तो मुझे मुंबई का अच्छा खासा जो है शिक्षण का अनुभव था। तो मुझे यहाँ डेनमार्क में खुशकिस्मती ऐसी थी कि मुझे एकदम से जॉब मिल गया यहाँ इंटरनेशनल स्कूल में। तो मैं शिक्षण करने लगी। साथ में यहाँ आकर मैं एक लेखिका भी थी। तो यहाँ आकर मेरे अनुभव का जो फलक था विस्तीर्ण हुआ और कई संस्कृतियों, कई राष्ट्रीयता के लोगों से मेरा यहाँ पाला पड़ा, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ वहाँ 65 से अधिक राष्ट्रीयता के लोग हैं। और अपने इंडिया को भी मैंने दूर रहकर ज्यादा मतलब बखूबी मैंने उसको और समझा, वहाँ की जो संस्कृति, जो ट्रेडिशंस है। और फिर शिक्षण को मेरे शिक्षण के साथ मेरे जो लेखन को भी नए आयाम मिले। तो मैं यहाँ पर जो अपना इंडियन कम्युनिटी है, जिसको इंडियन डायस्पोरा भी कहा जाता है, उस पर लिखती हूँ। और मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपके जीवन में, चाहे अपनी रचनाओं में, जो एक बहुआयामिता हमें नजर आती है। जब हमने बात की पहले प्रश्न में कि देहरादून से मुंबई और मुंबई से डेनमार्क, उसी प्रकार से यदि आपका अध्ययन क्षेत्र देखें, बीएससी, एमएससी और बीएड, और उसके बाद आप साहित्यिक जगत में विभिन्न रचनाओं के साथ आ रहे हैं। आपकी नई रचनाएं अभी प्रकाशित हो रही हैं और लगातार आप कई रचनाओं का लेखन कार्य पूर्ण कर चुकी हैं, प्रकाशित है, प्रतिष्ठित है और विख्यात भी है। आप ये बताएं कि बीएससी, एमएससी के बाद बीएड यानी शिक्षा क्षेत्र में जाना, ये जो
बहुज्ञता है, ये जो पड़ाव है, ये इतने इतने ज़्यादा हमें डिफरेंसेस नज़र क्यों आते हैं? हमें इसमें एक बहुआयामीता नज़र आती है, जिसे सकारात्मक रूप में लेते हैं हम। अब क्या कारण थे जो अचानक शिक्षण जगत में आना, एक साइंटिस्ट के तौर पर आपने एक प्रयास शुरू किया था और आप अचानक शिक्षण जगत में आपने एक प्रतिष्ठित पहचान बनाई। इसके पीछे क्या कुछ मुख्य कारण थे? यहाँ पर विवेक, मैं थोड़ा-सा आपको अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूँगी कि मैं देहरादून में जो मैंने एक कहा जाता है कि आप पर जो भी कला होती है, चाहे वो लेखन हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, वो आपके डीएनए में रहती है, आपको विरासत से मिलती है। फिर आप उसको कितना विकसित कर सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है, आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो बहुत साहित्यिक अभिरुचियों से परिपूर्ण था। मेरे माता-पिता दोनों बहुत ग्रेट रीडर थे। जो मेरे पिताजी हैं, उनका हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत 3 भाषाओं में बहुत अधिकार था और वो हमें किस्से, मुझे मेरे मित्रों को किस्से और कहानियाँ सुनाते रहते थे। स्वतंत्रता संग्राम की जो वो है, जो दिल को दहला देने रोमांचकारी जो घटनाएँ हैं, मैंने अपने पिता के मुँह से सुनी। और जो हमारे जो उपनिषद है, जो रामायण, महाभारत, शिव पुराण, ये कितने पुराण मैंने अपने पिता के मुँह से सुने। हम बहुत सारे भाई-बहन हैं, मेरे बड़े भाई-बहनों पर बहुत रीडिंग हैबिट्स थी। हमारे समय में अखबार के अलावा 3-3 4-4 पत्रिकाएँ आती थी, तो लिखने-पढ़ने का माहौल घर में ही था। दूसरा मतलब, मैं यहाँ पर अपनी बड़ी बहन सरोजिनी नौटियाल का ज़िक्र करना चाहूँगी, वो भी लेखिका है और एक बहुत अच्छी आलोचक भी है। वो मेरे से 6 साल बड़ी हैं, तो उनकी पहली कहानी सरिता पर जब वो 18 साल की थी तब वो छप गई थी, तो मैं तब उस समय 12 साल की थी। तो मैं देख रही कि मेरी सिस्टर, बड़ी बहन जो है लिख रही है, उसको टाइप करा रही है और उसके पास भेज रही है। तो वो एक तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और मैं ना चुटकुले, व्यंग, छोटी-छोटी चीज़ें लिखकर पिताजी से पैसे लेकर टाइप करवाकर भेजने लगी। सरिता वगैरह दिल्ली प्रकाशन की पत्रिकाओं को भेजने लगी वो। तो ये और जो स्कूल की जो वार्षिक पत्रिका थी हमारे स्कूल में, वहाँ पर एमकेपी स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ एक गुंजन नाम की वार्षिक पत्रिका निकलती थी, बहुत मोटी। उसमें मेरी सामग्री चाहे विज्ञान से संबंधित हो, चाहे कोई छुटपुट कविता हो, हमेशा हर साल छपती थी। और मैंने तो 16-17 साल में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। इस बीच क्या हुआ कि पर मेरा ध्येय साहित्यकार बनना नहीं था, मेरा ध्येय डॉक्टर बनना था। तो इसलिए मैंने विज्ञान लिए सब्जेक्ट लिए और 2 बार सीपीएमटी का एग्ज़ाम भी दिया। पर कई बार डेस्टिनी होती है, मैं उनमें उन एग्ज़ाम पढ़ी, बहुत 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 कॉम्पिटिटिव थे वो एग्ज़ाम्स, मैं नहीं निकली। तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। लेकिन मेरा वो चल रहा था, इंटर फिर बीएससी भी कर लिया। इधर मेरी जो सिस्टर है सरोजिनी नौटियाल, उनका मेरे जीवन पर बड़ा योगदान है, चाहे वो शिक्षण से संबंधित हो, चाहे वो लेखन से हो। वो शिक्षिका थी। उन्होंने मेरे कहा, मुझे मुझे प्रेरित किया, फोर्स किया, तू बीएड कर। और मेरे बिहाफ पे उन्होंने फॉर्म भी भरा। मैंने कहा भाई मुझे बीएड नहीं करना, मुझे शिक्षण में नहीं जाना, मुझे इस मेडिकल लाइन में जाना, मैंने साइंस सब्जेक्ट इसलिए लिए है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कि तू डॉक्टरी में तो निकली नहीं, अब तू एक मतलब एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले। तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती प्रेरित नहीं, धकेला उस बीएड के लिए। लेकिन मैं आपको विवेक जी ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं बीएड करने गई, वहां का माहौल कुछ ऐसा था कि मुझे लगा मैं एक शिक्षक के अलावा, एक अध्यापिका के अलावा और कुछ हूँ ही नहीं। बहुत अच्छा लगा मुझे बच्चों को पढ़ाना। मैं बहुत यंग थी उस समय, तो बच्चे हमारे बकायदा, मुझे अभी भी एक स्कूल में मैं जाती थी ट्रेनिंग के लिए, तो जो बच्चों का जो बच्चों ने मुझे प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया, जो मेरा वेलकम किया, जो वहाँ जो हमारे जो शिक्षक थे बहुत अच्छे थे, हमें उन्होंने बहुत ट्रेनिंग दी, मतलब केवल शिक्षण संबंधित नहीं, उनको मुझे ये पता चला कि एक शिक्षक केवल पढ़ाता ही नहीं है, उसका काम है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों को तैयार करना, उसका काम, जैसे हमें गाइड की ट्रेनिंग मिली, हमें काफ़ी मतलब बहुआयामी जो है हमारा विकासवाद, बहुत एक्टिविटीज़ होती थी। तो मुझे वो बहुत बहुत अच्छा लगा और मुझे जब मैंने बीएड किया, मैंने मान लिया मैं एक
शिक्षक हूँ और मैं बहुत अपने पेशे से बहुत खुश हूँ और आज मैं सोचती हूँ कि अच्छा हुआ मैं मेडिकल में नहीं निकली। उस समय तो मुझे अफ़सोस हुआ पर आज कोई अफ़सोस नहीं है और मैं मुझे मुझे भगवान का शुक्रिया है जो मैं मेडिकल में नहीं निकली। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि आपकी रचनाएं, जो मैंने जिन रचनाओं को पढ़ा है, जिनका अध्ययन किया है, उसमें जो एक रोचकता नजर आती है, जो एक संजीदगी नजर आती है, वो बतौर साहित्यकार उसके लिए मैं आपको हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि बेहतर ही हुआ कि आप साहित्यिक जगत में आई और आपने अपने साहित्यिक प्रदेश से कई चीजों को और समृद्ध किया। आपकी कई रचनाएं प्रकाशाधीन हैं, कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, कई रचनाओं पर नई समीक्षाएं भी आई हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपकी एक रचना जो भारतीय ज्ञानपीठ, जैसा पता चला, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशाधीन है, अभी प्रकाशित होने वाली है, कराली मसाज पार्लर, काफी एक रोचक प्लॉट लेकर ये कहानी आई है। इसका कथ्य है, इसकी कथा वस्तु हो, इसके चरित्र हो, पात्र हो, जब हम ये सारी चीजें देखते हैं तो सभी में एक रोचकता अपने आप समाहित है। जब हम नैन्सी की बात करते हैं, जो इसकी मुख्य पात्र है, जो केरल में है और क्रिश्चियन एक पात्र है, पूर्णतः इस पर उपन्यास ये आधारित है। मैं चाहूंगा, चूंकि मैं खुद अभी इसका अध्येता नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक रचना प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन इस पर चर्चाएं काफी है साहित्यिक गलियारों में। मैं चाहूंगा कि आप इस पर हमारे पाठक वर्ग को, हमारे दर्शक वर्ग को जरूर कुछ बातें साझा करें, क्योंकि हम बहुत बेसब्र हैं कि हम इस रचना का अध्ययन करें, उपन्यास। इसमें विवेक ऐसा है कि आपको क्या होता है कि काफी लोग प्रेरित करते हैं, काफी लोगों की असल में जो जिंदगी है वो आपको प्रेरित करती है। तो जब भी मैं कुछ लिखती हूँ, किसी के जिंदगी के किस्से, किसी का चरित्र, किसी का व्यक्तित्व आपको सहसा आपको क्लिक कर जाता है कि ये मतलब लिखने लायक है, लोगों के सामने, पाठकों के सम्मुख ये बात आनी चाहिए। और कुछ तो मैं गंभीर रूप से सोचती हूँ कि मुझे इस विषय में लिखना चाहिए। जैसे मैंने जब नारी विमर्श की मेरी जो ये हुई हाईवे E47, तो उसमें नारी विमर्श की 12 कहानियां हैं। तो जब मैंने इसको लिखना शुरू किया तो मैंने कहा कि एक जो प्रोस्टिट्यूशन है वो स्त्रियों का सबसे पुराना धंधा है, पेशा है। तो जब मैं नारी विमर्श को लिखनी हूँ तो उस पर भी एक कहानी लिखूं, वो एक योजना थी। तो उसके लिए मैंने इंटरनेट रिसर्च करी और मैं डेनमार्क के रेड एरिया में भी गई। सभी शहरों में होते रेड एरिया, मैं वहां गई। मैंने मतलब जो वहाँ की जो प्रोस्टिट्यूट थे उनके इंटरव्यू लिए। इंटरनेट में जो बॉम्बे का कमाठीपुरा में जो है फेमस जो वैशाल्य, वहाँ के इंटरनेट वो सर्च करी। तो मुझे लगा कि जो विदेशों में जो वैशाल्य है, क्योंकि यहाँ तो लीगल है, गवर्नमेंट से सुविधा है, उनके मेडिकल टेस्ट होते वो होते, इंडिया में अभी वो सब सुविधाएं नहीं है। तो उसको ये एक योजना थी। कराली मसाज पार्लर में अब आती हूँ मैं, उसमें योजना भी थी और कई जगह प्रेरणा भी मिली। उसमें जो मैंने यहाँ पर देखा, जिन जिन चरित्र से मैंने मतलब मोटिवेट होकर जो मैंने उपन्यास लिखा नैन्सी, तो उनको मैंने देखा कि उनका जीवन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पर बीता है। अफ्रीका में है, इंडिया में है। इंडिया, वो केरल की, तो मूलतः वो केरल की है, ईसाई है, वहाँ की है। फिर वो अफ्रीका जाती है, फिर वो डेनमार्क आती है, फिर वो डेनमार्क से यूएस जाती है। और ये भी देखा कि दुनिया बहुत सिकुड़ रही है, बहुत। मैं डेनमार्क में देखती हूँ, मेरे स्कूल में ही मैंने बताया 70-75 राष्ट्रीयता के लोग हैं, जो बच्चे हैं, स्टाफ के ही लोग हैं। तो अभी दुनिया इतनी सिकुड़ रही है, एक देश से आज आप यहाँ हो, 7 घंटे बाद आप दूसरे देश में हो, दूसरे कॉन्टिनेंट में हो। तो ये भी मैं डालना चाहती थी, एक मतलब ग्लोबलाइजेशन। इसका जो है जो भूमिका है वो डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी ने लिखी है और सरोजनी नौटियाल ने भी लिखी है। तो कमल किशोर गोयनका जी कहते हैं कि मतलब 4 जो कॉन्टिनेंट्स है, महाद्वीप है, कि उन पर यह कहानी उस पर यह कहानी आधारित है, लेकिन फिर भी लेखिका ने कहानी को बिखरने नहीं दिया। ये कमल किशोर गोयनका जी के शब्द है। तो मैं नैन्सी के जीवन से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थी। मतलब ये मैं नहीं कहूंगी कि सारी सकारात्मक की चीजें थी, उसके जीवन में कुछ नकारात्मक भी थी।
लेकिन कैसे उसने अपने को मतलब कंट्रोल करके लिखा, जो कुछ भी विपरीत और जो उसकी अपनी बनाई हुई मुसीबतें थी, जो मुझका उसका चरित्र जो प्रभावित किया, उसने कंट्रोल रखा परिस्थितियों में और सक्सेसफुली वो एक पार्लर चला रही है। फिर यहाँ 2-3 लोग मैंने देखा भारतीयों के पार्लर हैं, तो उससे भी मैं मोटिवेट हुई कि कोई आयुर्वेदिक मसाज का पार्लर चला रहा है तो कोई दूसरा दे रहा है, तो उससे अपना भारत का नाम भी वो रोशन कर रहे हैं। मैं उन पार्लर्स में विजिट भी गया और मैं उनके जो स्किल्स है मालिश करने की, उससे मैं बहुत प्रभावित भी हुई। तो मैंने देखा कि उस पार्लर में बहुत आजकल पार्लर का भी लोगों को जुनून है, सब जगह है, इंडिया में भी है, यहाँ भी है। बात करते तुम कौन से पार्लर जाते हो, खासकर औरतें, अब तो आदमी भी लोग भी जाने लगे। तो वो भी थोड़ा पार्लर को लेकर भी था। और दूसरा जो मतलब मैं एक ग्लोबल नॉवल लिखना चाहती थी। दूसरा, इस उपन्यास की जो सबसे बड़ी खूबी यह है कि मेरा जो ये पॉल की तीर्थ यात्रा नॉवल था, तो ये भी काफी पॉपुलर हुआ। फेमिना सर्वे ने इसको 2016 के 10 उपन्यासों में, सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में इसको घोषित किया और राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित हुआ था। तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा इसका सिक्वल लिखो, इसका सिक्वल लिखो, ये बहुत अच्छा नॉवल है। तो इसमें जो पॉल है वो कराली मसाज पार्लर में मौजूद है। इसका पॉल, अब जब नैन्सी पार्लर खोला है उसने नया, तो भाई हर बिजनेस में स्ट्रगल होता है शुरू में, कस्टमर्स नहीं मिल रहे उसको, बैठी भी बेजार, वो जो है ग्राहकों की बात जो हो रही। अब ये जो पॉल है ये तीर्थ यात्रा करके आता है और इसके पैरों में सूजन आ गई, इसका पूरा जो अंग बहुत दर्द कर रहा। तो ये फेसबुक में उसका पार्लर का जो है एडवर्टीजमेंट देख रहा है नैन्सी के। तो ये मालिश करने के लिए उसके पार्लर में जाता है तीर्थ यात्रा के बाद। तो नैन्सी इसको अपनी कहानी सुनाती है, ये भी बताता कैसे ये करीब आते हैं। तो ये फिर अंततः दोनों शादी करते हैं, दोनों का एक बेटा भी होता है। तो इस पर भी है कि मतलब पॉल भी इसमें मौजूद है, लेकिन पॉल मुख्य पात्र नहीं है। मुख्य जो पात्र है वो नैन्सी है और वो पॉल को अपनी कहानी सुना रही है। निश्चित रूप से ये बात तो जायज ही है कि जब हम देखते हैं भारतीय साहित्य में जो लेखन की एक परंपरा चलती है, जिसमें एक रचना के साथ पात्र जीवित और कालजयी बन जाते हैं, ये एक नई परंपरा में देख रहा हूं आपके लेखन के माध्यम से कि एक दो अलग रचनाओं के पात्र कहीं ना कहीं एक संबंध बना रहे हैं, दो रचनाओं के मध्य सेतु का कार्य कर रहे हैं। पॉल और नैन्सी का जो मिलन है, जो पॉल और नैन्सी का जो संबंध है, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि रचनाओं की अंतरंतता में कहीं ना कहीं हम साहित्य की तारतम्यता को महसूस कर सकते हैं। एक रचना के पात्र दूसरी रचना में आकर अपना दखल दे सकते हैं और उस रचना की समृद्धता को और बढ़ा सकते हैं। तो एक नई पहल, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं मैम कि एक नई पहल आपने की है इस क्षेत्र में। धन्यवाद। इसके साथ ही जो आपकी रचना आपने दिखाई जिसमें कि प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति को एक दंश के रूप में या एक त्रासदी के रूप में दिखाया गया है, निश्चित रूप से भारतीय समाज ही नहीं विश्व समाज में एक बड़ी त्रासदी है और हम अपने लेखन के माध्यम से, हम एक जागरूक नागरिक के माध्यम से हम निश्चित रूप से इसका प्रखर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि आप जैसे साहित्यकार निरंतर इस क्षेत्र में सजगता लाते हैं। आपकी इन तमाम रचनाओं में, क्योंकि एक साहित्यकार के लिए उसकी प्रत्येक रचना, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक इकाई उसकी रचना से जो जुड़ी हुई है वो बेहद अजीज होती है, बहुत करीब होती है। लेकिन अगर मैं किसी एक रचना का नाम आपसे पूछना चाहूँ, जानना चाहूँ जो आपके बेहद करीब हो, आपके एहसासात या आपके भावों के बहुत निकट हो, आप किस रचना का नाम लेना चाहेंगे? जैसे आपने विवेक बिल्कुल सही कहा कि रचनाकार के लिए उसकी हर रचना उसको बहुत प्रिय है और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपके इस प्रश्न ने मुझे याद दिला दी, पहले मैं थोड़ा सा उनका जिक्र करना चाहूंगी और आपके प्रश्न के उत्तर पर बाद में आऊंगी कि मेरा 2003 में परिवर्तन नॉवल छपा था और जो मैंने इंडिया में रहते हुए ही लिखना शुरू कर दिया था। तो वो उत्तराखंड, क्योंकि मैं मूलतः उत्तराखंड की औरतों पर, वहां की महिलाओं के पर आधारित है। वो भी स्त्री विमर्श का उपन्यास है
कि कैसे आजादी के समय से नई शताब्दी तक आने तक उत्तराखंड की महिलाओं की सामाजिक, मानसिक, आर्थिक स्थिति में जैसे परिवर्तन आया, वो मैंने 3 पीढ़ियों के माध्यम से दिखाया। फिर उसके वो 2003 मतलब 3 में हो गया था और मैं उसको लगभग भूल भी चुकी थी। अभी मेरे पास हाल में ही 2 पाठकों की ईमेल आई और एक आप ही के जैसे, मैं आपको अभी देख रही हूँ स्क्रीन पर, आप मुझे बहुत ही युवा लग रहे हैं। तो आप ही की उम्र का एक पाठक, वो जब हाई स्कूल में था उसने परिवर्तन पढ़ी किसी लाइब्रेरी से लेकर, और उन्होंने भेजा, मुझे कहा वो फिर से परिवर्तन पढ़ना चाहते हैं और उनको नेट में नहीं मिल रही। और कल ही एक देहरादून से, अब वो वहां के एमकेपी कॉलेज में लेक्चरर है, उन्होंने कहा मैंने आपका परिवर्तन पढ़ा था और मेरे पास आपका ईमेल नहीं था, अब कहीं मिला है आपका ईमेल, कि बहुत अच्छा लगा था। तो उन्होंने मुझे, जब वो 2 पाठकों की और वो भी युवा पाठकों की, और उन्होंने वो उपन्यास तब पढ़ा जब वो 16-17 साल के थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज ही मेरे पास अलीना अलीना यहाँ लाटविया में रहती है, तो वो इंग्लिश में वो पीएचडी छात्रा, उन्होंने वेयर डू आई बिलोंग को अपने पीएचडी में शामिल किया। तो इससे रिलेटेड आज उनकी ईमेल आई अलीना की कि उनके पीएचडी का काम लगभग पूरा हो गया है और उन्होंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट कुछ चीजें मुझे इसके बारे में भेजे कि अपना कुछ, तो जो उन्होंने लिखा इस नॉवल के बारे में, तो वो पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जब पाठकों से कुछ फीडबैक मिलती है तो वो आपको बहुत प्रेरित करती है। तो अचानक मुझे जो परिवर्तन को भी मैं बहुत पसंद करने लगी, वेयर डू आई बिलोंग को भी बहुत पसंद करने लगी। लेकिन आपने जो प्रश्न किया कि मेरे लिए तो मेरी हर रचना अच्छी है, लेकिन पाठक किस रचना को किस रूप में ले रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। असली चुनाव साहित्यकार नहीं, पाठक करते हैं। जहां तक मेरा बात है तो मैं एक कहानी को अपने लेखन का थोड़ा टर्निंग पॉइंट मानती हूँ, क्योंकि लेखन तो मैंने इंडिया से शुरू कर दिया था, छपना शुरू कर दिया था, पहला उपन्यास भी इंडिया से फर्स्ट ड्राफ्ट बन गया था, रफ ड्राफ्ट। कि जब मैं यहाँ आई और मैंने अपनी मुंबई की बाई जो थी उनके ऊपर कहानी लिखी, लक्ष्मी नाम से, मैंने उनका नाम बदल दिया, क्योंकि मैं जब यहाँ आई मैंने मतलब जो लक्ष्मी है, मैं उनको लक्ष्मी ही पुकारूंगी, बहुत मिस किया। क्योंकि मुझे आते साथ यहाँ स्कूल में जॉब मिल गया था, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो जब मैं स्कूल से आती थी घर अस्त व्यस्त, किचन में जो सिंक में बर्तनों का ढेर, और तब मुझे लगा कि मतलब लक्ष्मी ने तो हमारे घर को बहुत संभाला हुआ था वहां, और मतलब यहाँ पर हमारे पास पैसा था, सब कुछ था, कार थी, हर चीज थी, लेकिन लक्ष्मी जैसे सेवक नहीं थे। तो मुझे यह महसूस हुआ कि हम लोग जिनके घर में बाइया है, धोबी है, ड्राइवर है, ये है, कई लोगों के घर में तो गार्ड भी है, कि हम लोग इसलिए अमीर नहीं है कि हमारे पास पैसा है, हम अमीर है, हम इसलिए अमीर है, हमारे पास अय्याशी इसलिए है कि वो लोग गरीब है। तो ये चीज मैंने डेनमार्क में आकर महसूस किया और मैंने लक्ष्मी के ऊपर कहानी लिखी, जो कि, और मैं दिल्ली प्रकाशन को भेजा। उन्होंने मेरे जो पहले जो असफ की भी कहानियां थी, असफ की थी, उससे लक्ष्मी को तुरंत मतलब कहानी को प्रकाशित कर लिया, और वो नॉर्मली मुझे 1000 रुपए देते थे कहानी के। लक्ष्मी के लिए उन्होंने मुझे 3000 रुपए दिए और पाठकों से बहुत बहुत प्रशंसा मिली। फिर उसके बाद तो वो कई जगह छपी लक्ष्मी कहानी। तो उससे लक्ष्मी कहानी को मतलब मैं अपने लेखन जीवन का मील का पत्थर मानती हूँ इस कहानी को। तो इसलिए मुझे लक्ष्मी कहानी बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, कि ये मेरे लेखन जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लाया, एक मील का पत्थर है, ये कहते हैं ना माइलस्टोन। तो उस स्टोरी को मैं मुझे महादेवी वर्मा के वो चरित्र याद आ रहे हैं जो उन्होंने अपने संस्मरणात्मक रेखा चित्रों में केरे थे, चाहे वो भक्तिन रही हो। अनेक साहित्यकार मिलते हैं और साहित्यिक जगत में अपनी पहचान रखते हैं, जो अनेक संस्मरण लिखते हैं अपने परिचितों को। लेकिन ये खास इसलिए हो जाता है आपके साथ क्योंकि एक विज्ञान की छात्रा या एक विज्ञान का अध्येता जब सायास रूप से साहित्यिक धारा पर अपना कदम रखता है और अनायास ही वो साहित्यिक धारा जो उनकी कृतियों के माध्यम से बहती चलती है,
वो अजस्त्र था, वो एक तारतम्य था, वो निरंतर था, जो जिसमें आप निरंतर परिश्रम करके उन्हें रच रहे हैं, उनका सृजन कर रहे हैं। जब ये चीज होती है तो नजर आता है कि साहित्यिक धरा पर वाकई साहित्यिक प्रदय के लिए कुछ साहित्यकार अपना कर्म कर रहे हैं, सृजन कर्म कर रहे हैं, और ये वाकई में साहित्यिक बड़ा अवदान है। मैं इस रूप में आपको देखता हूँ, और हमारे पाठक भी, और मुझे लगता है कि समस्त पाठक जिन्होंने आपको पढ़ा है और जो साहित्यकार हैं, साहित्य जीवी हैं, जो साहित्य अध्येता हैं, वे सभी आपको इस रूप में देते हैं, और इसके लिए आपको जितनी बधाई दी जाए, आपको जितना आपका अभिवादन किया जाए उतना कम है। मेरा प्रश्न आपसे इसी बात से जुड़ा हुआ है कि क्या कारण लगा कि अब विज्ञान से साहित्य की ओर मुझे एक साहित्यिक रचना लिखनी चाहिए। मैं जानता हूँ, इस बात से परिचित हैं कि महज 16 साल की उम्र में आपकी कविता लिखी जा चुकी थी। 17-18 वर्ष की अवस्था से पहले या उस दौरान ही आपकी कई समीक्षाएं, आपके कई लेख जनसत्ता, सरिता, गृह शोभा इत्यादि पत्रिकाओं में, भारतीय और विदेशी पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख और समीक्षाएं आने लगी। इसका क्या कारण था? क्या वो पहले से ही था? वह कहीं ना कहीं जिसे हिडन सरस्वती कहा जाता है, जो अंतरतम निरंतर बह रही है, प्रवाहमान है, कहीं ना कहीं उस रूप में देखें, या आपका एक उद्देश्य ही था कि मैं इस समय सीमा पर अपना ये लेखन शुरू करूंगी और मुझे साहित्यिक धरा पर जाना ही, मुझे साहित्य लेखन करना ही? विवेक, मेरा कोई भी, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने विज्ञान इसलिए ही लिया कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, और मेरा एक साहित्यकार बनने का उस अवस्था में कोई विचार नहीं था। हालांकि लेकिन मुझे माहौल शुरू से मिला अपने परिवार में काफी, वो मतलब मैंने कहा जैसे मेरी बड़ी बहन सरोजनी नौटियाल, वो उन्होंने लिखना शुरू कर लिया था। दूसरा, यहाँ पर मैं एक और व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगी कि वो भी मेरी सिस्टर सुधा जुगरान, वो मेरी सिस्टर की बहन है, तो वो भी लिखती थी। मैं तो तब 12-13 साल की थी, इन सबके ये लेखन की चर्चा करते थे, उनको सुनती थी। फिर भी मेरा साहित्यकार बनने का विचार नहीं था। मैं फिर जब शादी 22 साल की अवस्था में मुंबई गई, तो वहां मैं विज्ञान की छात्रा थी, तो लेकिन मेरा हिंदी में जो अधिकार था, क्योंकि मुंबई के लोगों की हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी, और मैं थी भी अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल में पढ़ा रही थी, तो मेरा हिंदी में अधिकार देखकर मतलब सब लोग बहुत, कि मैं तो बहुत शुद्ध हिंदी बोलती हूँ, बहुत अच्छा लिखती हूँ। तो वहां पर जो भी वाद विवाद होती थी, प्रतियोगिताएं, और स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय दिवसों पे 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रमों में, तो मैं स्किट लिखती थी, प्ले लिखती थी, स्पीच लिखती थी, और बच्चों को तैयार करवाती थी। तो मेरा मतलब मेरे उसकी स्पीच और स्किट और प्ले को सब लोग बहुत बहुत पसंद करते थे, और मेरे स्टाफ के जो मेरे कुलीग थे। फिर एक पॉइंट आया कि 1992 की बात है, तब कंप्यूटर्स भारत में नए नए निकले थे, और तो ये एक इंटर स्कूल कंपटीशन था बॉम्बे में, तब हम इसको बॉम्बे बोलते थे, कि क्या कंप्यूटर टीचर को रिप्लेस कर सकता है, मतलब क्या कंप्यूटर अध्यापक का स्थान ले सकता है। ये एक इंटर स्कूल कंपटीशन था। तो प्रिंसिपल ने देखा कि अर्चना बहुत अच्छा लिखती है, और तो वो मतलब मुझे दिया वो काम, वो किसी लैंग्वेज टीचर को नहीं दिया, वो मुझे दिया कि अर्चना तुम इस लड़की को तैयार करवा दो इस इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए। तो खैर वो लड़की भी मेधावी थी, मैंने उसको स्पीच लिख कर दी, मैंने लिखी बाकायदा उसके लिए स्पीच, उस लड़की को तैयार भी किया, और वो लड़की फर्स्ट आ गई। तो वो फर्स्ट आ गई, तो अब वो स्कूल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है, क्योंकि बहुत बड़ा इंटर स्कूल कंपटीशन था, और कंप्यूटर नए नए निकले थे भारत में, तो बहुत उसका बोलबाला था, और कहा ये तो टीचर को क्या रिप्लेस करेगा। कुछ लोग उसके पक्ष में थे, कुछ लोग उसके विपक्ष में थे। तो वो एक बहुत नहीं तो गर्मा गर्मा टॉपिक, बर्निंग टॉपिक कंप्यूटर को लेकर। तो वो लड़की जब फर्स्ट आ गई, तो मुझे मेरे सारे कुलीग्स कहने लगे, अर्चना अब तुम स्कूल के दायरे से बाहर निकलकर नेशनल मैगजीन्स के लिए लिखो। तो मैं उनका भी आज मतलब उनकी भी आज मैं शुक्रगुजार हूँ, अपने कुलीग्स के, मुंबई स्कूल के कुलीग्स के, कि उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। और मैंने 2 कहानियां लिखी, एक कहानी मेरी शैली में भेजी, एक कहानी गृह शोभा में भेजी, और 2 लेख लिखे, एक साथ लिखे, एक जनसत्ता में भेजा और एक सरिता में भेजा। और बकायदा तब तो भाई कंप्यूटर वगैरह हमारे घरों में नहीं थे, ना हमें टाइपिंग आती थी, तो बकायदा टाइप करवा कर उसे मैंने भेजे। तो चारों एक्सेप्ट हो गए, और चारों पब्लिश हो गए। हाँ, चारों एक साथ एक्सेप्ट हो गए,
और उसके बाद जब जनसत्ता में जो मेरा लेख पब्लिश हुआ, उसके तो बहुत मेरे पास पाठकों के तब पोस्ट कार्ड आते थे। तब इतने ईमेल्स का प्रचलन नहीं था, पोस्ट कार्ड आए। मतलब वो पोस्ट कार्ड की कई पाठकों के आए कि हमें आपका लेख जनसत्ता में बहुत अच्छा लगा। तब लोग चिट्ठियां भेजते थे। चिट्ठियां तो मेरे पास डेनमार्क तक भी आई। तब ईमेल का सब लोग ईमेल पर थे, इतना कॉमन नहीं था ईमेल, मतलब शुरू हो गया, आ गया था इंडिया में, पर इतना पॉपुलर नहीं था। तो चिट्ठियां भेजते थे लोग अपने मतलब जो जो वो पाठक थे। तो उससे फिर मेरा लेखन, फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे काफी रिजेक्ट्स भी हुए। तो अभी मैं लिख रही थी, फिर मैंने नावल लिखना शुरू किया, परिवर्तन, कि मुझे लगा नई शताब्दी आ रही है और स्त्रियों बहुत जबरदस्त आजादी से लेकर नई शताब्दी तक भारत में बहुत परिवर्तन आए, इस विशेषकर उनकी मतलब भारतीय महिलाओं की सामाजिक दशा पर। इस बीच मैंने क्या हुआ, नेहरू जी और मैंने मतलब मैं जितना विवेक आपको बताना चाहती हूँ, मैं जितना लिखती हूँ उससे बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ। तो इस बीच मैंने नेहरू जी की किताबें, गांधी जी की किताबें, जो था माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये सब मैंने इनकी किताबें पढ़ ली थी। और मैं नेहरू जी की कुछ मतलब किताबों से बहुत प्रभावित थी कि वो उस जमाने में उन्होंने नारी सशक्तिकरण की बात करी, वुमेन लिबरेशन की बात करी, जो उनकी स्पीचेस में, हर स्पीच में, मैंने उनकी किताब पढ़ी, हर स्पीच में नारी सशक्तिकरण की बात थी। उन्होंने आह्वान किया कि हमारे देश की महिलाएं तुम उठो, पढ़ो। तो मैं बहुत प्रभावित हूँ उनकी स्पीचेस से, कि वो उस समय के, मतलब मेरा पैदा होने से पहले ही वो मर चुके थे, और मतलब उन्होंने इतने आधुनिक विचार रखते थे वो महिलाओं को लेकर। मैं बहुत प्रभावित थी और उसी प्रेरणा ने मुझे परिवर्तन लिखने को प्रेरित किया। उसमें मैंने स्वतंत्रता संग्राम की भी बातें डाली और गांधी जी की स्पीच भी डाली हुई है। फिर एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में यह आया कि हम 1997 में डेनमार्क आ गए। यहाँ नया फलक मिला, नया अनुभव मिला, नए आयाम मिले। तो लेखन फिर जो है इंडियन डायस्पोरा पर केंद्रित हो गया। तो ये सब मेरी लेखन यात्रा है जी। क्या आपने जैसा कहा कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, या माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हाँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी, हाँ इन सब पुस्तकों का प्रभाव उस परिवर्तन में दिखता है? हाँ दिखता है। ये विवेक आपने ये दो जो नाम लिया, यही है कि जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इन और भी मैंने किताबें पढ़ी नेहरू जी, उनके मुझे टाइटल ध्यान नहीं आ रहे, मुझे बहुत प्रेरित किया और बहुत मोटिवेट किया, और परिवर्तन नावल लिखने की प्रेरणा यही थी। दूसरा, मैं अपनी मेरी चाची बाल विधवा हैं, और मैंने देखा अपने घरों में बेचारी 16-17 साल में बाल विधवा हो गई, उनका दाम्पत्य गया, उनका मातृत्व, मदरहुड गया। घर के आदमी लोग ही उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन मदर लॉ ने नहीं करने दी, मतलब नारी ही नारी की दुश्मन बन गई। मतलब एक परिवार है हमारे मेरे उसमें कि वो बाल विधवा हो गई, देवर अपनी विधवा भाभी से शादी करना चाह रहा है, पर सास ने होने नहीं दी शादी, तो वो ताउम्र विधवा रही, उनसे दाम्पत्य उनका छीन लिया गया, उनसे मातृत्व उनसे छीन लिया गया। तो ये सब मैं देख रही थी। दूसरा, अपनी मौसी माँ से किस्से सुनती थी, उनको गेहूं की रोटी तक खाने को नहीं देती थी सास। गेहूं की रोटी आदमियों के लिए बनती थी, घर की बहुओं के लिए मोटे अनाज की रोटी, कोदो की रोटी बनी जा रही। कह रहे रोटी बनाने वाली वही है, कह रहे वो गेहूं की रोटी बनाने के लिए तरस जाते थे। और एक मैं किस्सा सुनाती जो मुझे सबसे ज्यादा द्रवित किया, कि वे गांव की जो औरतें थी, जो मैंने अपनी मौसी के मुझसे सुनी, वे गेहूं की रोटी खाने के लिए तरस गई। तो एक बार जंगल में इन्होंने आग जलाकर कोई अपने घर से चोरी करके लाया गेहूं का आटा, और गूंद कर गेहूं की रोटी बनाकर खिलाने लगे। सच्ची घटना है। तो जो वो रोटी बना रही थी, जो खा रही थी, उसने कहा, ओ किसी ने उनकी सास को आते हुए देख लिया, ओ दीदी आप, तुम्हारी सास। वो औरत इतनी घबराई कि नदी में छलांग मार दी। ये सच्ची घटना है। तो ये घटनाएं भी मैं सुन रही थी कि मतलब वो बस सास ने कुछ नहीं कहा, सास बहुत रोई, मतलब ये दहशत थी कि उसने कहा आपकी सास, कि अब तो सास पता नहीं क्या करती है कि मैं गेहूं की रोटी खा रही हूँ और नदी में छलांग लगा दी। तो ये सब भी मैं किससे सुन रही थी, अपने घर वालों से, अपनी मौसी से, चाची को तो मैंने खुद ही देखा विधवा,
उनसे तो ये सब मैं देख रही थी। मेरी सास की चाची भी बाल विधवा है। खैर मेरी सास जी ने अपनी चाची की बहुत सेवा करी, उससे भी मैं प्रेरित हुई। अपनी उनके बाद चाची के कोई बच्चे नहीं थे, पर मेरी सास ने उनकी बेटी बनकर उनकी सेवा की। तो ये सब मैं देख रही थी। फिर ये किताबें पढ़ी मैंने नेहरू जी की, गांधी जी की, बहुत मैं मोटिवेट हुई। स्पेशल गांधी नेहरू जी की स्पीचेस से महिलाओं के बारे में, तो उससे फिर मैंने परिवर्तन लिखा। मैं वापस उन्हीं प्रश्नों पर जाना चाहूंगा जहां से हमने ये साक्षात्कार शुरू किया था। आपके अध्यापन का जो काल था, जो समय था, उस पर, जो खासकर मुंबई पर आधारित है। चाहे डेनमार्क हो चाहे मुंबई, तो संस्कृतियों में आपने उनके छात्रों को इल्म व तहजीब दी है, शिक्षा प्रदान की है। एक शिक्षक अपने विद्यालय या विश्वविद्यालय जीवन की जो खट्टी मीठी यादें होती है, वो कहीं ना कहीं बतौर शिक्षक अपने छात्र की आंखों में देखता है, अपने छात्रों के जीवन में देखता हो। क्या आपके छात्र जीवन में कोई ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसी खुशफहमियां हैं, या कुछ ऐसे किस्से हैं जिन्हें आप साझा करना चाहेंगे? विवेक, आपने तो काफी इस प्रश्न से मुझे काफी खट्टे मीठे जो मेरे सच स्मरण है, जो मेरी स्मृति है, उनकी याद दिला दी है सभी का तो मैं नहीं बयां कर सकती है। लेकिन देखो, कुछ बातें ऐसी होती है कि डेस्टिनी, 2-3 घटनाओं का जिक्र करूंगी। कुछ तो आपने मेरे को मेरे पुराने अध्यापकों की भी याद दिला दी। मुझे अपने बंसल टीचर, जब मैं ग्रेड 8 में थी, सरकार मैडम हमें इंग्लिश पढ़ाती थी जब मैं 6 में थी। उसके बाद त्रिपाठी मैडम मेरी 9th में क्लास टीचर थी। फिर उसके बाद भटनागर मैडम हमें साइंस पढ़ाती थी। फिर बीना मिश्रा बीएससी में हमें बायोलॉजी पढ़ाती थी। और बीना मिश्रा तो अभी मेरे फेसबुक फ्रेंड भी है। तो ये हाँ, मैं उनके संपर्क में हूँ, और वो जब भी मेरे किसी बुक के बारे में पढ़ती है, मुझे काफी वो बधाई देती है, बड़ा खुलकर मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, मोटिवेट करती है। घटना यह है कि मैंने एमकेपी स्कूल महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून में पढ़ाई, और वो एक बहुत देहरादून के, एक कहते हैं ना कि कुछ लोगों की वजह से, मतलब कुछ केंद्र की वजह से, कुछ लोगों की वजह से शहर जाना जाता है। तो महादेवी कन्या पाठशाला हमारे समय में, आजकल तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल के फन फैलाए हुए हैं स्कूल, लेकिन हमारे समय में महादेवी कन्या पाठशाला जो था वो देहरादून की पहचान था, और देहरादून के मेन शहर में है, और बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े, जो उसकी जो सीमा है बहुत बड़ी विस्तृत भूमि पर है। तो वो किंडरगार्टन से शुरू होकर पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमबीए कोर्सेज भी वहां चलते हैं। तो वहां मैंने 6 से, मेरे जो प्रारंभिक थे वो तो मेरे एक अंग्रेजी माध्यम जो नहीं होते थे प्राइमरी स्कूल में हुआ। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे महादेवी में डाल दिया, मेरे बड़ी बहनों की तरह। 6 से मैं शुरू हुआ। तो मेरी एक सहेली थी संगीता नौटियाल, वो 6 से मेरी फ्रेंड बन गई। 8th के बाद ऐसा हुआ कि मेरी बड़ी बहन ने मुझसे कहा, वो भी लिखती है, सुधा थपलियाल, उन्होंने मेरे से कहा कि ना वो भी, उनके पास भी साइंस थी, कि साइंस बहुत टफ है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और तू जो है आर्ट ले ले, आर्ट सब्जेक्ट। और हमारे, तो मैंने कहा ठीक है, और उनकी सलाह पर मैंने आर्ट सब्जेक्ट ले लिए। लेकिन जो मेरी फ्रेंड थी संगीता नौटियाल, उसने साइंस ली। उसने मुझसे कहा, हमारा मन नहीं लग रहा था एक दूसरे से बिछुड़कर, तो उसने कहा कि उसने मुझसे 4 महीने बाद, हम कॉरिडोर में मिलते थे, प्लेग्राउंड में मिलते थे, और साथ साथ खेलते थे, लेकिन जहां घंटी हुई वो अपनी क्लास में, मैं अपनी क्लास में। उसने कहा नहीं नहीं अर्चना, तू आ जा, जब मैं साइंस संभाल सकती हूँ तो तू भी कर सकती है, तू तो मतलब, जब मैं, तो वो मुझे खींच कर साइंस में ले गए, और मेरा भी मन नहीं लग रहा था आर्ट में, बिल्कुल भी नहीं, वो क्लासेस वगैरह में। तो मैं 4 महीने बाद, हालांकि जो साइंस टीचर थी भटनागर मैडम, प्रिंसिपल ने तो दे दी परमिशन। मैं मतलब, हमारे समय में प्रिंसिपल के ऑफिस में जाना 13-14 साल की उम्र में बहुत बड़ी बात हुई जाती थी। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में चली गई, और मैंने उनसे कहा मेरा आर्ट में बिल्कुल मन नहीं लग रहा क्लासेस में, मुझे साइंस साइड में जाना है, हम साइंस साइड कहते थे। तो उन्होंने एक सवाल किया कि साइंस वालों को तो भाई अंग्रेजी लेनी होती है, तुम्हारे पास इंग्लिश है? मैंने कहा हाँ मेरे पास इंग्लिश है।
तो कह रहे फिर तुम बड़े अच्छे से बात करी, उन्होंने कहा आप चले जाओ साइंस में। तो उन्होंने कहा तुम अभी चले जाओ, ऐसा करो ये लेसन 6 है, अभी साइंस की क्लास में चले जाओ। तो मैं लैब में साइंस टीचर मिसेज भटनागर वहाँ बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवा रही थी, मैं चली गई। तो उन्होंने सोचा कोई नई स्टूडेंट है, अच्छा उन्होंने वेलकम किया कि कौन से स्कूल से आई हो। मैंने कहा इसी स्कूल से आई। तो उन्होंने कहा क्या मतलब इसी स्कूल से आई हो? मैंने कहा आर्ट साइड में थी। तो वो तो बहुत चिढ़ गई कि नहीं नहीं, इतना कोर्स नहीं पड़ गया, 4 महीने बाद आ रही हो कि अब तुम कोर्स नहीं कर सकती। और बोर्ड होता था हमारे समय में तो अच्छा खासा। तो मैंने कहा मुझे तो प्रिंसिपल ने परमिशन दे दी। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं बात करने जाती हूँ। वो प्रिंसिपल के बड़े दनदनाते गुस्से से प्रिंसिपल के ऑफिस में बात करने गई। पता नहीं प्रिंसिपल ने उनसे क्या कहा, जब वो आई तो बिल्कुल खामोश थे। मुझे कहा, मैं उनका वेट करी, मुझे कहा बैठ। अच्छा संगीता जो मेरी फ्रेंड है वो कह रही अर्चना मुझे बुला रही, और एकदम से अपने बगल में जगह बनाई, अर्चना। उसने एक मतलब उस क्लास में जब संगीता ने मेरा वेलकम किया और कहा मेरे बगल में बैठ, और मैं इसके बगल में बैठ गई। मिसेज भटनागर आई, बड़ा सीरियस मुंह, प्रिंसिपल ने उनको कन्विंस कर लिया होगा भाई बच्चा जब नहीं उसका मन लग रहा आर्ट साइड में तो उसको साइंस साइड में जाने दो, और अभी तो 1.5 साल है बोर्ड के एग्जाम में। तो मिसेज भटनागर कुछ नहीं कह सकी प्रिंसिपल के आगे, पर मैं उनकी आंख की किरकिरी तो बनी रही। ये मैंने महसूस किया कि उन्होंने चीज को, वो बड़ी स्ट्रिक्ट टीचर थी, सहन नहीं किया। मैं 4 महीने बाद आर्ट से साइंस में आ गई। पर संगीता ने मुझे बहुत वेलकम किया। खैर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आए जब बोर्ड के एग्जाम आए। फिर मैंने 12th किया। तो संगीता एक बार मेरे से कह रही थी कि अर्चना तू तो आज डेनमार्क में तो साइंस की टीचर बनी है। और मैं अगर आपको सच कहूँ कि डेनमार्क में जो मुझे तुरंत टीचिंग जॉब मिला, इसलिए भी मिला कि साइंस टीचर होने की वजह से, क्योंकि यहाँ साइंस टीचर की थोड़ी कमी है। बाकी तो मैं क्या पढ़ाती यहाँ पर, हिंदी तो पढ़ा नहीं सकती थी स्कूल में, तो उस समय वही पढ़ा पाती सकती थी, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी इंग्लिश। उनके लिए तो इनके अपने ही काफी लोग हैं यूरोपियन लोग। तो इनके यहाँ थोड़ा साइंस टीचर्स की कमी रहती है। तो उन्होंने तो जॉब, मुझे तुरंत जॉब मिल गया इस वजह से। तो संगीता एक बार कह रही थी तू तो आर्ट में चली गई थी, अब तो साइंस में तो मैं ही तुझे खींच कर लाई। बाकी और भी बताओ अनुभव कि बिल्कुल, आप जो बताना चाहें। खट्टे मीठे अनुभव है। तो ये तो थोड़ा अनुभव अच्छा रहा, क्योंकि फिर मैंने एमएससी भी किया। एमएससी भी उस हमारे समय में बहुत लिमिटेड सीट होती थी और सबके लिए करना मुश्किल, मतलब ये संभव नहीं था। दूसरा मुझे मतलब एक एपिसोड अच्छा ये हुआ है कि जब मैं बीएससी में थी, मतलब एक एपिसोड से मैं ना खुश हूँ, वो बाद में बताऊंगी। जो एक अच्छा एपिसोड बीएससी में थी, तो हमारे यहाँ हमारी एक टीचर थी, तो उनकी एक हमारी क्लासमेट है, उनकी क्लास को बंक करके ऊपर छत में बैठकर बात कर रही थी, क्योंकि हमारा थोड़ा साइंस डिपार्टमेंट अलग होता था, तो उसकी बिल्डिंग अलग होती थी। तो छत में बरसात के टाइम था, तो छत में फिसलन थी। तो वो हम सब जानते थे उसने क्लास बंक कर दी। इतने में वो क्या होता है कि हम जब पढ़ रहे थे, बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस था क्लास में, एक फड़क से दरवाजा खुला और एक दूसरे क्लास की लड़की आई, क्योंकि साइंस डिपार्टमेंट के 2-3 सेक्शंस होते थे, तो सबकी क्लासेस डिफरेंट टाइम में चलती थी। जैसे तो बी सेक्शन की लड़की आई और उनसे कहा कि मिस अरोड़ा, वो उस लड़की का नाम लिया कि वो गिर गई, मतलब 3 मंजिले उससे। तो वो टीचर जो है, जैसे उन्होंने ये सुना गिर गई, हमने देखा उनके आंखों से आंसू आ रहे सुनते ये न्यूज। उस समय उनको ये नहीं था कि उसने मेरी क्लास बंक की, अच्छा हुआ से पनिशमेंट। जैसे सुना वो छत से गिर गई, एकदम से उनके वो रोने लगी वो टीचर, और भागी वो छत की ओर। तो किस्मत ऐसा था बरसात के टाइम थे, तो नीचे मिट्टी दलदली थी। तो हमारे साइंस डिपार्टमेंट के सारे जो टीचर्स लग गए उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाने में। और जो मुझे सबसे ज्यादा, मतलब मुझे जो संवेदन, जो मैं भाव की, हमारे सारे साइंस डिपार्टमेंट की जो अध्यापिकाएं थी सब रो रही थी, मतलब। और उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, और जिस तरीके से उन्होंने जिम्मेदारी समझी उस लड़की को हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। और हमें मतलब ये बात ही नहीं उठी कि उसने क्लास क्यों बंक करी, किसी टीचर ने ये बात नहीं करी। उसको वो भूल गए कि वो गिर गई, वो और उसको वो हॉस्पिटल ले गए। वो 3 महीने बाद स्कूल भी आई, टीचर्स ने फिर उसका बहुत वेलकम किया। एक बार भी उस लड़की को ये नहीं कहा तू छत में क्यों कप मारी थी, तू क्यों नहीं, वो अपनी गलती से ही फिसली थी।
कोई इसको क्रिटिसाइज नहीं किया। तो ये मुझे अब समय मैंने जब अपने अध्यापिकाओं को, अपने छात्राओं के प्रति जो संवेदनशील उनको देखा, वो मुझे बहुत टच किया। तो ये तो बहुत अच्छा अनुभव था। ये एक बिल्कुल जी, हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने छात्रों के और प्रत्येक छात्री नहीं, हम अपने समाज में एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता तो रखते ही। ये एक इंसानियत का धर्म भी है, और ये एक व्यक्तित्व में एक विशेषता के रूप में होना चाहिए। और मैं आपसे वापस छात्र जीवन पर जा रहा हूँ, और एक अभी मुझे पता चला कि आपका एक छात्र है जैकब। हाँ, हाँ। हाँ। अम, बच्चों ने, विद्यार्थियों ने आपकी रचनाओं को डेनमार्क में अपने माता-पिता, अपने फ्रेंड्स को क्रिसमस गिफ्ट के रूप में देना शुरू किया। ये बात मुझे पता चली कि बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से वो इकट्ठा करके गिफ्ट, आपकी रचनाओं को पढ़ने के लिए वो किताबें खरीदकर एक दूसरे को गिफ्ट करना शुरू किया, और खुद पढ़ना भी शुरू किया है। काफी ज्यादा प्रचलन है वहां पर, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप प्रत्येक उम्र के पाठक को, प्रत्येक उम्र के साहित्यकार को, चाहे वो पाठक हो, उसको प्रभावित करें। ये एक रचनाकार की सफलता है, सबसे बड़ी सफलता। तो क्या ये सत्य है जो खबर मुझे पता चली? ये बिल्कुल सच है विवेक। समय समय पर मुझे काफी लोगों से प्रेरणा मिली, काफी लोगों से सहयोग मिला। तो यहाँ पर अब डेनमार्क के, जैसे मुंबई के मेरे जो स्टाफ के, जो मेरे कुलीग थे, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि मैं स्कूल के दायरे से निकलकर राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखूं। बहुत यहाँ के जो कुलीग्स है, सभी तो नहीं, कुछ ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि जब ये पहले हिंदी में छपी थी भारतीय ज्ञानपीठ से, उसके बाद मैंने इसका खुद ही ट्रांसलेशन किया, जो कि रूपा ने छापी। तो मेरे दो यूके की कुलीग्स, जो कि इंग्लिश की भी टीचर है, उन्होंने इसको एडिट किया, क्योंकि मेरी हिंदी की बुक्स मेरी बड़ी बहन सरोजनी नौटियाल एडिट करती है, और इसकी ये बुक मेरे दो कुलीग्स ने, यूके की कुलीग, अंग्रेजी की, उन्होंने मेरे से कोई पैसे भी नहीं लिए, उन्होंने इसको एडिट किया, तो उससे तो ये सहायता मिली। आप इस रचना का नाम बता दें, क्योंकि अगर जो दर्शक है, अगर उसे उस स्क्रीन में स्पष्ट रूप से ना दिखे, तो वह इसका रचना को का नाम जानकर उसे सर्च कर सकते इसका है वेयर डू आई बिलोंग, और वही टाइटल हिंदी में भी वेयर डू आई बिलोंग है, और इंग्लिश में भी वेयर डू आई बिलोंग है। हैं। हिंदी में भारतीय ज्ञानपीठ ने छापी, इंग्लिश में रूपा ने छापी, रूपा पब्लिकेशन ने। तो इसका जो ट्रांसलेशन का मैंने किया, उसके बाद भाई मुझे अपने हस्बैंड का भी बहुत सहयोग मिलता है। मेरे पति डॉक्टर ज्योति प्रसाद पैन्युली, उनसे काफी, आज मैं कहती हूँ कि आज जो कुछ मैंने मतलब शिक्षण के क्षेत्र में और लेखन के क्षेत्र में जो कुछ भी मैंने अर्जित किया, उन दो लोगों का मैं श्रेय देती हूँ, अपनी बड़ी बहन सरोजनी नौटियाल और अपने पति डॉक्टर ज्योति प्रसाद पैन्युली को। उन ज्योति प्रसाद पैन्युली को मुझे टेक्निकल, जैसे अभी आपसे जोड़ने में टेक्निकल मदद मिलती है, कंप्यूटर में मुझे हिंदी टाइपिंग सिखाई, ये सब मुझे कंप्यूटर लिटरेट उन्होंने ही बनाया। तो उसके बाद जब ये किताब इंग्लिश में छपी, अब मेरे बताओ यहाँ मेरे जो कुली क्या कहते हैं, जब वो मेरा देखते फेसबुक में, अर्चना इंग्लिश में कब ट्रांसलेट हो रही है तुम्हारी बुक, हमें इंग्लिश में पढ़नी हो, कि वो हिंदी नहीं पढ़ सकते, कि इंग्लिश में कब हो रही ट्रांसलेट। तो मैं कहते अच्छा करती हूँ भाई, हर चीज के लिए समय चाहिए। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने इसको अपनी, जो उनको पॉकेट मनी मिलती है, क्रिसमस में गिफ्ट देना एक दूसरे को, इसका बड़ा रिवाज है, तो उन्होंने क्रिसमस में जो उनको पॉकेट मनी मिलती है, वो पॉकेट मनी खर्च करके अपने कई स्टूडेंट्स ने अपने पेरेंट्स को ये गिफ्ट किया। और एक की मदर वो ऑस्ट्रेलियन है और उनके पति इंडियन है। तो जो ऑस्ट्रेलियन लेडी है, उनको तो उन्होंने अपने को पाया, अपने को कनेक्ट किया इस बुक से, तो उन्होंने तो इसकी 11 कॉपीज खरीदी। और मेरे कुलीग्स ने, मेरी हेड जो मेरी प्रिंसिपल है, उन्होंने भी 2 कॉपीज खरीदी, मतलब खरीदी, पेमेंट किया। उसके बाद मेरे एक कुलीग ने 8 कॉपीज खरीदी, किसी ने 3 खरीदी। तो यहाँ कहते हैं हम क्रिसमस में कई मेरे कुलीग्स, स्टूडेंट्स ने भी, कुलीग्स ने भी गिफ्ट की ये बुक अपने लोगों को मेरे उससे। और अब वो मुझे, जो जैकब है, उसने मुझे, उसकी जो बात मुझे टच करी, उसने कहा अर्चना, वो मैं तो हिंदी की बुक चाहिए तुम आपकी।
कि जो आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज, जो आपकी मदर टंग है, जो आपके ओरिजिनल उसमें है। तो मैंने कहा तू तो पढ़ भी नहीं पाएगा, तू क्या करेगा हिंदी की किताब। कहने लगा कि उसने इंग्लिश की भी ली, कह रहे कि हिंदी की किताब मैं अपनी बुक शेल्फ में रखूंगा और याद करूंगा कि ये मेरे टीचर की, कि ये मतलब मैं एक आपसे एक बॉन्डिंग मेरी क्रिएट हो गई कि ये मेरे बुक शेल्फ में मेरी टीचर की लैंग्वेज है, हिंदी की बुक। और वो हिंदी भी नहीं कह पाया, हिंदू की बुक, हिंदू कह रहा था, हिंदू की बुक। और ये मेरे बुक शेल्फ में रह गई कि मेरी टीचर हिंदू थी और उनकी ये बुक है अपनी लैंग्वेज में। तो वो बात मुझे जैकब की बहुत टच कर गई। तो जैसा कि जैकब ने हिंदी की जगह हिंदू बोला, हाँ, हिंदू और बोला। जब जब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की, जब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपरा की, सबसे समृद्ध परंपराओं में से एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम गर्व करते हैं इस परंपरा पर। देहरादून का जो कल्चर है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि देहरादून में जिसकी परवरिश हुई है, यदि उसे किसी नई जगह जाकर वह भजन ना सुनाई दे, वह ईश्वर की वंदना सुबह सुबह ना सुनाई दे, तो एक भारतीय को एक कमी नजर आती है। और खासकर देहरादून में तो ये काफी ज्यादा एक रहता ही है, एक सभ्यता संस्कृति में, वहां के वातावरण में, वहां की जीवन शैली में, प्रतिदिन की जो दैनिक चर्या होती है उसमें वो घुल मिल सके। वो भक्ति क्या डेनमार्क जैसे छोटे से देश में नजर आती है? क्या वहां सुबह मंदिरों में भजन, लोकगीत या वंदना, कहीं स्तुति वो नजर आती है, सुनाई देती है, या ऐसा कुछ है? इस बात को मैं आपसे जानना चाहूंगा। यहाँ डेनमार्क, विवेक, डेनमार्क एक बहुत छोटा देश है, पर यहाँ पर जो गौरतलब बात यह है कि यहाँ 5-6 मंदिर हैं। और जो ये मेरी पॉल की तीर्थ यात्रा का जो पॉल है, वो भी एक सिद्धिविनायक मंदिर की तीर्थ यात्रा करता है। यहाँ पर इस्कॉन मंदिर है हरिकृष्ण का, जिसके अनुयायी अधिकतर डेनिश है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, मतलब वाइट यूरोपियन है। जो जिस मंदिर से मेरा जो ताल्लुकात है, वो भारतीय मंदिर कहा जाता है और उसकी नींव रखने में काफी भारतीयों ने बहुत अहम भूमिका निभाई। और वहाँ वो इंडिया से पंडित भी बुलाते रहते हैं और आए दिन वहाँ वो कार्यक्रम करवाते रहते हैं। मेरे पास मतलब मैं भारतीय मंदिर, मेरे उसमें भी ऐप भी है, तो उनके कार्यक्रमों में मेरे पास आते रहते हैं समाचार उनके कार्यक्रमों के। तो कोई भी पर्व हो वहाँ हर समय वो तो चलता रहता है, वो सूर्यकांड वो तो कोई ना कोई करवाता रहता है। उसके बाद जब भी कोई हर पर्व वहाँ मनाया जाता है, और मुझे देखकर लगता है कि लोग बहुत अपनी जड़ों से जुड़े हैं, अपनी भारतीय विशेषकर अपनी सांस्कृतिक विरासत, जिसे हम अंग्रेजी में कल्चरल हेरिटेज कहते हैं, उसको नहीं छोड़ते, चाहे वो कहीं भी चले जाए। मेरे एक अमेरिकन कोलीग ने मुझे मेरे भारत के बारे में, मैं ये कहती हूँ कि मुझे डेनमार्क आकर ज्यादा पता चला अपनी हिंदी जो लैंग्वेज की समृद्धता के बारे में। जब मैंने डेनिश सीखी तब ज्यादा पता चला, और कई बातें मुझे मेरे भारत, मेरे कल्चर की, मेरे को विदेशों से पता चली। तो मेरे एक अमेरिकन कोलीग ने कहा, अर्चना तुम इंडियंस की एक विशेषता होते हैं कि जितने भी एशियन कंट्रीज है, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न हो, चाहे वो साउथ कोरियन हो, चाहे वो चाइनीज हो, कि इंडियंस नई धारा में सबसे जल्दी घुलते मिलते हैं, साथ ही अपने सांस्कृतिक विरासत बनाए रखते हैं। तो हमारी, क्योंकि जो हमारे कल्चर से, ट्रेडिशन से बहुत स्ट्रांग है, जो आसानी से नहीं छूट सकते। तो मैंने यहाँ देखा कि कई लोग ने मतलब बहुत धार्मिक है, मंदिर में जिस तरीके से वो अपनी सेवा देते हैं, भले वो किसी भी जॉब में हो, वो हर कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन वो मंदिर में जिस तरीके से लंगर बनाकर सेवा करते हैं वहाँ के, मैं बहुत ही उनसे प्रभावित हूँ। और यहाँ पर काफी सांस्कृतिक वो भी है, संस्थाएं भी है, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं, भारतवर्ष का हर प्रांत का डंका बज रहा है यहाँ पर। ये भी मैं कहूँगी, हमें अच्छा भी लगता, खराब भी लगता है कि मतलब इंडिया से बाहर भी हिंदुस्तान टुकड़ों में बटा है। पहले वो मराठी है, पहले वो गुजराती है, इतना छोटा सा देश है। मराठी 2 एसोसिएशन, बांग्ला 2 एसोसिएशन, तेलुगु 2 एसोसिएशन। भाई ये क्या है, तुम एक एसोसिएशन बनाकर रखो और एक साथ काम करो। लेकिन वो उनकी लैंग्वेज अलग है, उनकी हर चीज अलग है। और इंडियंस इन डेनमार्क एक संस्था है, काफी पॉपुलर है। तो वो उसमें
तो काफी, लेकिन उन संस्थाओं में जाकर हमें अपना इंडियन कल्चर देखने को मिलता है और हिंदी भी वहां देखने को मिल जाती है। जो मतलब जो नॉर्थ इंडियन की संस्था है वहां तो हिंदी में ही सब कुछ होता है। हाँ, मराठी में तो मराठी का बोलबाला है, तेलुगु में तो तेलुगु का बोलबाला है, बंगला उसमें जाओ तो बंगाली एसोसिएशन में बंगला का बोलबाला है। लेकिन कुछ है जो कि नॉर्थ इंडियंस ने खोली हुई है, तो वहां तो हिंदी का बोलबाला रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा यहाँ सारे पर्व मनाए जाते हैं, सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, सारे नेशनल डेज मनाए जाते हैं। यहाँ एक गांधी पार्क भी है। तो मुझे पता चला जब मैं गांधी जी का इंटरनेशनल इमेज पता चली मुझे डेनमार्क आकर, जब मैं स्कूल में इंटरव्यू के लिए गई तो मैंने देखा गांधी जी की फोटो लगी हुई और उनकी फेमस कोटेशन के साथ, मतलब विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, तो गांधी जी की फोटो थी उनकी फेमस कोटेशन के साथ, एकदम से मेरी नजर गई। दूसरा, जब मैं डेनिश सीखने लगी तो मेरी डेनिश जो पाठ्य पुस्तिका थी उसमें गांधी जी पर पूरा एक पाठ था। तब मुझे गांधी जी की महत्ता पता चली। डेनमार्क जैसे नन्हे से देश में गांधी पार्क है, तो वहाँ गांधी जयंती वहीं मनाई जाती है। तो यहाँ पर इस छोटे से देश में भी भारत इन बहुत कुछ अर्थों संदर्भों में मौजूद है। जो आपने बातें कही, चाहे वो इंडियन कल्चरल एक्सपेक्ट्स में आपने बातें की हो, कल्चरल हेरिटेज के एक्सपेक्ट्स पर आपने बात की हो, जब हम साहित्य इतिहास की परंपरा देखते हैं, जब हम भारतीय इतिहास की परंपरा में देखते हैं, जब हम विश्व इतिहास और दर्शन की परंपरा देखते हैं, तो उसमें जो लेखन आरंभ होता है और उसको जिस प्रकार से दिखाया जाता है भारत के संदर्भ में, वो कहीं ना कहीं आज उसके बरक्स एक दूसरी परंपरा नजर आ रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपके जवाब के माध्यम से वह दर्शक वर्ग भी इस बात पर गौर करे कि भारतीय संस्कृति में कोई दो राय नहीं है कि संपूर्ण विश्व उस पर नाज करता है। हम आरंभिक कुछ ग्रंथों को छोड़ दें, भारतीय नहीं जो विदेशियों द्वारा लिखे गए थे, हम यदि उस इतिहास को देखें आज व्यवहारिकता में, तो वह उसे स्पष्ट रूप से जुटलाते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति किसी पहचान, किसी गौरव, किसी व्याख्यान की मोहताज नहीं कि हम उसको व्याख्या दें। वह निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। और मैं पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी योजना है जिसमें आप हिंदी समिति संस्था या भारतीय संस्कृति से एक नई संस्था वहां पर डेनमार्क में बनाना चाहते हैं, क्या चाहेंगे? हाँ, मेरा बहुत अच्छा सवाल किया विवेक आपने। यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं हैं लेकिन कोई हिंदी समिति नहीं है। तो मेरा है विचार कि मैं यहाँ हिंदी समिति बनाऊं। और मैंने यहाँ कुछ इंडियन से बात भी करी, उन्होंने कहा आप बनाओ, हम भी जुड़ेंगे। तो मेरे स्कूल में क्या है कि इंटरनेशनल क्लब भी चलता है, तो वहां से मैं अक्टूबर से शुरू, मतलब कई सालों से चल रहा है वहां पर। और हिंदी जो क्लब है, हिंदी लैंग्वेज क्लब, वो सबसे ज्यादा बड़ा है। वहाँ सबसे ज्यादा साउथ इंडियन बच्चे पढ़ने को आते हैं, नॉर्थ इंडियन नहीं आते। तो मैंने वहाँ इंटरव्यू भी लिया एक दो बच्चों का, तो उन्होंने कहा मैंने एक से कहा भाई तेरी तो मदर टंग मलयालम है, तो हिंदी क्यों सीख रही है? तो उसने कहा, बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा आने की पहले तो हिंदी जो है नेशनल लैंग्वेज है इंडिया की, और दूसरा उसने कहा आने वाले समय में अंग्रेजी नहीं होगी प्रोमिनेंट लैंग्वेज। वो लड़की कह रही 15 साल की चाइनीज और हिंदी होगी प्रोमिनेंट लैंग्वेज। कि दोनों देशों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, और दोनों देश मतलब उस ग्लोबल मतलब विश्व परिदृश्य में दोनों देश छा रहे हैं, तो वहाँ की लैंग्वेज को तुम इग्नोर कर ही नहीं सकते। फिर उसमें अभी जो मेरे स्कूल में जो हिंदी क्लब है वहां पर अक्टूबर से मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो वो है मतलब स्कूल केवल रिसोर्सेज देता है, तो वो एक वॉलंटरी जॉब है। मुझे सुबह निकलना पड़ेगा, अपने टाइम टेबल से पहले जाकर बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो उसमें कुछ लोगों ने कहा हाँ हम आपसे जुड़ेंगे और हिंदी आप समिति बनाइए। तो ये मेरा विचार है भविष्य में हिंदी समिति बनाने का डेनमार्क में। जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके कि किस प्रकार से हिंदी को डेनमार्क में भी जगह मिल रही है। और मैं जब डेनमार्क के शैक्षिक इतिहास को देखता हूँ, तो कई दशक पहले यदि बात की जाए तो वहाँ हिंदी इस रूप में नहीं प्रचलित नहीं। अभी डेनमार्क में कोपेनहेगन जो वहाँ की कैपिटल है, कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में
और एक और यूनिवर्सिटी है, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ उसका। आरहुस यूनिवर्सिटी, आरहुस। आरुष यूनिवर्सिटी और कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी, दोनों में ही हिंदी का पाठ्यक्रम लगा दिया गया और हाँ, हिंदी पढ़ाई जा रही है। हाँ, दोनों जगह हिंदी पढ़ाई जाती है और मैं दोनों के हिंदी डिपार्टमेंट में गई हूँ, क्योंकि वहाँ जो अलमार रैनर कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते हैं, उन्होंने इनफैक्ट अपने यूनिवर्सिटी में पॉल की तीर्थ यात्रा का विमोचन भी करवाया। तो उनके तमाम स्टूडेंट्स मौजूद थे। मतलब विमोचन तो एम्बेसडर के हाथों से हुआ, तो उनके इंट्रोडक्शन सेशन में उनके स्टूडेंट ने स्पीच दी और एम्बेसडर को मेरी बुक भेंट की। तो उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने करवाया। और आरुष यूनिवर्सिटी में डॉक्टर विवेक शुक्ला हिंदी पढ़ाते हैं, तो उन्होंने एक इंटरनेशनल एक बार इवेंट करवाया। उसमें ये था इंडिया थ्रू इंडियन डायस्पोरा राइटर्स, इंडिया थ्रू। तो मुझे एज ए डायस्पोरिक राइटर्स उन्होंने इनवाइट किया, तो वहां भी मैं स्टूडेंट से मिली और तो मैं बहुत प्रभावित थी दोनों जगह। मैंने उनसे पूछा, भाई आप हिंदी क्यों सीख रहे हैं? तो उन्होंने ये कहा कि उनको इंडिया का, अधिकतर लोगों ने कहा उनको इंडिया का जो रिच कल्चर है, जो यहाँ की हिस्ट्री है, जो खान पान है, जो स्पिरिचुअलिज्म है, जो रिलीजन है, उनको बहुत प्रभावित करता है कि बहुत रिच कल्चर है। मुझे तो ये बात कई विदेशों ने कह रखी, मेरे कुलीग्स ने कह रखी कि जो आपका जो रिच कल्चर है, ट्रेडिशंस है, कि दैट इंस्पायर द वर्ल्ड। और अब तो स्पिरिचुअलिज्म आ रहा है बहुत ज्यादा। दूसरा उन्होंने, सबने ये कहा, कुछों ने कहा बॉलीवुड पिक्चर है, कि एक लड़की, मुझे उसका नाम आज भी याद है, कैटरीना, उसने कहा वो ये जानना चाहती कि शाहरुख खान क्या क्या रहा है। तो बॉलीवुड पिक्चरों का भी नाम लिया उन्होंने कि, और उनके गौरतलब बात है कि जब मैं कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी गई, तो वहां एक जो छात्रा थी वो पाकिस्तानी थी, नेपाली थे, बाकी तो सारे गोरे यूरोपियन ही मुझे नजर आए। तो सीख रहे वो हिंदी। जब हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, या तो ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, यहाँ एक मिडिल क्लास सोसाइटी में जो कल्चर चलता है, भारतीय मिडिल क्लास सोसाइटीज में, मध्य वर्गीय समाज में, परिवारों में जो एक परंपरा चलती है, साहित्य भी ज्यादातर उस पर केंद्रित है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है, जो वहाँ का कल्चर है, वो काफी ओपन है। तो देहरादून, और मैं चाहूंगा कि आप उसमें स्कैंडिनेवियन कल्चर्स जो वहाँ पर एक ओपन, जिसे कहा जाता है कि काफी ओपन समाज है, कल्चर काफी, एडजस्टमेंट में क्या कभी कोई दिक्कत आई? और क्या ऐसे कभी लगा कि कुछ समस्याएं सामने आ रही? बहुत सारगर्भित सवाल पूछा विवेक आपने। सही कहा। पहले तो मैं जब देहरादून से मुंबई गई उस जमाने में, तो मुंबई का कल्चर भी थोड़ा अलग लगा, बहुत अलग लगा। हमारा तो देहरादून कोजी टाउन, सभी अपने पड़ोसियों से बहुत आत्मिक संबंध, मौसी बगल में रह रही, मामा जी उधर रह रहे। उससे आकर जब मुंबई गए, इतना बड़ा वो, तो बहुत ही मिस किया देहरादून को मैंने। फिर धीरे स्कूल में अध्यापन शुरू किया, फिर क्या होता, वहाँ की जो पॉजिटिव चीजें थी वो सामने आई। तो मेरा 22 साल से लेकर 32 साल का समय मुंबई में बीता, और मुंबई ने मुझे बहुत सिखाया। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सीधे देहरादून से डेनमार्क आती तो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल होता यहाँ एडजस्ट होना, क्योंकि मैं 10 साल अपनी लाइफ का, कहते हैं जो क्रीम टाइम होता है, उसमें सबसे ज्यादा युवा होता है, उसके जीवन में काफी कुछ घटता है 22 से 32 साल के, वो टाइम मैंने मुंबई में बिताया। और उस महानगरी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे एक्सपोज किया। मैं जिस स्कूल में गई, मुझे मिलाकर 8 साइंस टीचर थे, बाकी सारे 7 टीचर्स मेरे जो काउंटर पार्ट थे सब साउथ इंडियंस थे। तो मैं उनके कल्चर से रूबरू हुई, मराठी थे, गुजराती थे। अपना तो भारत तो यूरोप है ना, कोई यूरोप से कम नहीं है। तो वो एक्सपोजर तो यूरोप का एक्सपोजर तो मुझे इंडिया में ही, बम्बई में मिल गया था। फिर मुझे कुछ और कल्चर, जब मैं डेनमार्क आई तो यहाँ का जो कुछ कल्चर मुझे मुंबई के कल्चर से मिलते हुए लगा, जो मेरे लिए नया था। देहरादून के कल्चर से नहीं, मुंबई के कल्चर से मिलते हुए लगा। अब मैं आपको बताती हूँ, मुझे टीचिंग जॉब मिला, मैं स्कूल में गई। अब मेरा नाम नहीं मालूम एक स्टूडेंट को, यहाँ सबको फर्स्ट नाम से बुलाते हैं। मेरे सारे स्टूडेंट्स मुझे अर्चना कहते हैं और मैं अपने बॉस को कैरन कहती हूँ।
यहाँ अगर प्राइम मिनिस्टर भी आएगा तो उसको उसके नाम से पुकारा जाएगा, फर्स्ट नेम से पुकारा जाता, लेकिन रिस्पेक्ट रहती है। लेकिन जब मैं नई नई उस माहौल से आई, मुंबई में क्या था, हमारे देहरादून में तो मैम बोलते थे, लेकिन मुंबई में बच्चे हमें मैम नहीं कहते थे। मुंबई में बच्चे हमें कहेंगे अर्चना टीचर या अर्चना मिस। तो अपना नाम सुनने की कुछ आदत तो मेरी मुंबई में ही पड़ गई थी। बच्चे कहेंगे अर्चना मिस, अर्चना टीचर, मतलब अर्चना जरूर बोलते थे। अच्छा, वो सिंह सर, मिश्रा सर, रीना मैडम ऐसा बोलते थे बच्चे, तो नाम सुनने की आदत थोड़ा मुंबई में पड़ गई थी। तो यहाँ आई तो मैं जब एक नया बच्चा था, मेरा नाम नहीं जान रहा, तो उसने मेरे से कहा टीचर टीचर, तो मुझे तो अजीब नहीं लगा। तो एक लड़की कह रही तमीज नहीं है, शी हैज ए नेम, टीचर टीचर पुकारा, उनका नाम अर्चना है। मतलब मुझे टीचर पुकारना जो मुझे डिसरिस्पेक्टफुल नहीं लगा, क्लास के बच्चों को लग रहा कि तू कैसा टीचर को डिसरिस्पेक्टफुली बुला रहा, टीचर टीचर पुकारा, शी हैज ए नेम, शी हैज ए प्रॉपर नेम, उन्हें उनके नाम से बुलाओ। मतलब नाम से बुलाना ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। दूसरा, सिगरेट पी रहे काफी लोग, वो मुझे बहुत अखड़ा शुरू में। दूसरा, उसके बाद ओपन में किसिंग है, जो कि अब कम हो गया। अब मैंने एक चीज देखा, मैं 97 में आई, अब मैंने जो 20 सालों में जो परिवर्तन देखा, 22-23 सालों में, एक तो यहाँ पर धूम्रपान बहुत कम हो गया, क्योंकि अब अवेयरनेस हो गई लोगों पर। अब तो खैर प्रोहिबिट भी हो गया, तुम पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते। दूसरा, शुरू में सड़कों में जो किसिंग यंग लोग की नजर आती थी, वो भी बहुत कम हो गई अब। तो वो मुझे बहुत अखरता था सड़क में। मुझे एक पल पर ये भी दुख, तब तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो ये भी होता था कि मुझे इस एटमॉस्फेयर में, इस एनवायरनमेंट में अपने बच्चों को बड़ा करना है। लेकिन क्या होता है कि मैं आपको बताती हूँ कि बाहर जाती हूँ, मतलब फॉर्चुनेटली जो आप इंटरनेशनल स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, और इंटरनेशनल स्कूल में हमने बच्चों को भेजा। मुझे यहाँ पर जब हम आए तो ये सवाल हुआ, हम बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में डाले, जैसे ब्रिटिश, अमेरिकन, कई यहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, या हम डेनिश स्कूल में डाले। तो मुझे एक ने कहा, जो बहुत सालों से यहाँ रह रहे थे, अगर आप बच्चे को इंटरनेशनल स्कूल में डालते हैं तो आपका बच्चा इंडियन है, क्योंकि वहाँ सब रिलीजन, सब कल्चर की इक्वल रिस्पेक्ट की जाती है। और अगर आप अपने बच्चों को डेनिश स्कूल में डालते हो तो आपका बच्चा इंडियन नहीं है, फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो इंडियन जो वैल्यूज है जो है उनको वो फॉलो करे। तो हमने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में डाला। मुझे भी इंटरनेशनल स्कूल में जॉब मिल गया, डेनिश में तो मिल नहीं सकता था, मेरी डेनिश मुझे आती नहीं थी। लेकिन फिर अच्छी अच्छी बातें सामने आई, काफी अच्छी बातें भी सामने आई। मुझे ये अच्छी बात जो अच्छी लगी, ये लोग झूठ नहीं बोलते, बहुत ईमानदार होते हैं। भले ही वो मतलब वो थोड़ा उदासीन हो, लेकिन खतरनाक नहीं होते, और एथिक्स वाले होते। इन लोगों में मतलब जो मॉरल एथिक्स बहुत ज्यादा है यहाँ के लोगों, बच्चों में भी। मतलब बेरुखे हो सकते, ये हो सकते, लेकिन उन पर एक एथिक्स है। तो ये चीजें मुझे बहुत प्रभावित करी। फिर यहाँ पर जो सैलरी है वो तो अच्छी है ही, और पूरा उसमें कोई भेदभाव नहीं है सैलरी में। आपको गवर्नमेंट, वो सब गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, चाहे आप कितने बड़े स्कूल में, कितने छोटे स्कूल में, डेनिश गवर्नमेंट का उसमें हस्तक्षेप पूरा है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। तो वो चीजें अच्छी लगी। फिर मैं एक चीज बताऊं आपको विवेक, मैं तो कंक्लूजन में पहुंचे, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो डेनमार्क हो, बच्चे तो बच्चे हैं। जो उनमें जो बेसिक नेचर है वो सेम है। जो जो बेसिक चैलेंजेस थे वो जो मुंबई के स्कूल में मिले, वो मुझे यहाँ भी मिले। वहां भी कुछ बच्चे आपको बहुत पसंद करते थे, यहाँ भी करते हैं। तो कई चीजें तो मुझे, मैं तो ये भी मानने लगी हूँ कि हम तो दिखने, स्किन कलर अलग है, अगर तुम मतलब डीप डाउन वी ऑल आर, हम सब वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। हम सब की भावनाएं, सब जब दुख होता है ये लोग भी रोते हैं, इंडिया के लोग भी रोते हैं, ये लोग भी हंसते हैं अच्छी बातों में, हम लोग भी हंसते हैं। मतलब सुपरफिशियल लेवल पर अलग है, लेकिन डीप डाउन वी ऑल आर ऑल द सेम। दूसरा ये भी होता है कि ये भी अच्छा लगता है कि हमारा इंडियन कल्चर को रिस्पेक्ट किया जाता है, इंडियन स्पिरिचुअलिज्म को लोग बहुत माने हुए, हमारा इंडियन जो खान पीन है, जो फूड है, लोग बहुत पसंद करते हैं। बस एक चीज के लोग बुराई करते हैं यहाँ, वो कहते हैं हमें आपका कास्ट सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं आता।
जो आपके यहाँ वो जो ब्राह्मण राजपूत, वो कई लोगों ने कहा कि वो हमें नहीं पसंद आता आपका कास्ट सिस्टम, कि बाकी सारी चीजें पसंद आती है पर आपका कास्ट सिस्टम नहीं आता पसंद आप हमको। क्या जो पूरे विश्व में, या फिर मैं खासकर कुछ जगहों के नाम, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में, जो एक रेसिज्म हमें नजर आता है, जो एक रंगभेद नजर आता है, ये इससे सभी परिचित हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में रेसिज्म बहुत है। मैं सिर्फ उन्हीं को ना रखूं, संपूर्ण विश्व की बात करूं, पूरे वैश्विक परिदृश्य में रेसिज्म, जिसे रंगभेद कहते हैं हम, जिसे नस्लवाद भी कह सकते हैं, हम इससे जोड़ सकते हैं, वो काफी नजर आता है। क्या ऐसा मानते हैं आप कि कभी ऐसा कोई वाकया, कभी ऐसा लगा हो, कभी महसूस हुआ हो, कभी इस चीज से कोई वास्ता पड़ा हो? मैं विवेक जब देहरादून से मुंबई गई, मुझे वहां भी नस्ल भेद, जाति भेद, रेसिज्म जो कुछ भी कहो इसे महसूस हुआ, और जब मैं यहाँ आई यहाँ भी महसूस हुआ। रेसिज्म दुनिया से गया नहीं है। मुंबई में तो बाल ठाकरे कहते थे, तब तो भाई हमारा देहरादून उत्तराखंड में यूपी का पार्ट था। मुझे जब गए तो मेरे लोगों ने मुझे कहा, जो भाई यूपी के थे, उन्होंने कहा अपने को ना, जब लोग कहते हैं कहाँ को, तो देहरादून का बताना, यूपी का मत बताना। तो जैसे कोई लखनऊ से जाएगा वो कहेगा मैं लखनऊ का हूँ, देहरादून से जाएगा मैं देहरादून का हूँ, कानपुर वाला कहेगा मैं कानपुर का हूँ, आगरा वाला कहेगा मैं आगरा का हूँ। लोग ये कहने से बचते थे मैं यूपी का हूँ, कि उनकी इमेज ये है, क्योंकि वहां यूपी के काफी लोग मजदूर हैं और वो काफी उसका काम कर, तबेले चलाते हैं, दूध बेचते हैं, तो वो सभी को उसी से आइडेंटिफाई करते हैं। और उनको भैया, यूपी के जो मुझे सबसे ज्यादा डेरोगेटरी वर्ड लगा, आपत्तिजनक शब्द, जो वो यूपी के लोगों को भैयन बुलाते हैं। अभी अपना एक अनुभव बताती हूँ, हालांकि मुझे छात्रों ने वहां बहुत पसंद किया। एक बार स्टूडेंट्स मेरे से अक्सर पूछते थे, मैम आप कहाँ की हो, क्योंकि वो कहते थे आपका जो उच्चारण है, जो आप बोलती हैं वो अलग लगता है। उन्होंने ये भी कहा आपका स्किन कलर भी काफी अलग है। तो पूछते थे कि आप कहाँ के हो, कहाँ के, तो मैं कहती थी मैं तो इंडियन हूँ, इंडियन हूँ। तो हंसते थे, वो तो हम सभी हैं, आप बताओ ना कहाँ के हो। जब उन्होंने बहुत कुरेदा तो मैंने भी डंके की चोट पर कह दिया यूपी से हूँ। तो मैंने देहरादून भी नहीं कहा, मैंने कहा भाई किस स्टेट की हो, तो उसी उसमें जवाब दूं ना, जो आप किस स्टेट की हो। तो मैंने कह दिया मैं यूपी से हूँ। तो एक, मुझे तो डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, एक बच्चा दूसरे बच्चे से कह रहा, ओ मैम तो भैया ने। तो उस बच्चे की गलती नहीं है, उसको जो सिखाया जा रहा है वो तो वो बोल रहा है। तो मुझे ये चीज बहुत खराब लगी। फिर उस में जिस मेरे उसी स्कूल में नहीं, और स्कूलों में भी साउथ इंडियन ग्रुप अलग, नॉर्थ इंडियन ग्रुप अलग, मराठी और ग्रुप अलग, गुजराती ग्रुप अलग। और जो बाल ठाकरे की सरकार कह रहे जो मराठी नहीं है, आहे मुंबई, ये मुंबई तो मराठियों की है। तो वो रेसिस्ट कमेंट सुनने अच्छे नहीं लगते थे। जबकि मुंबई बनाने में, मतलब जो मैंने पढ़ा, जो मेरी रिसर्च कहती है, मुंबई को बनाने में राजस्थानी, मारवाड़ी, मराठियों का योगदान नहीं रहा। जो यूपी के लोग वहां गए, जो राजस्थान से जो लोग गए, इवन गुजराती, उन लोगों का योगदान है। वहां की जो इंडस्ट्रियल, जो हम कैपिटल कहते हैं, मुंबई को इंडस्ट्रियल कैपिटल कहते हैं इंडिया की, उसको बनाने का योगदान जो दूसरे जो स्टेट से गए हैं, राज्यों से गए, उन लोगों का है। फिर भी वो मतलब हमें ये पूरा महसूस करवाया हम आउटसाइडर है। यहाँ भी एंटी इमिग्रेंट्स पार्टीज है, बड़े स्लोगन देती रहती है, वो हम जब सुनते हैं तो हमें खराब लगता है। हमें लगता है कि हम, जो हमारे जैसे इमिग्रेंट्स है, वो इतना ज्यादा टैक्स देते हैं, हर जगह हम यहाँ पर टैक्सी भरने में लगे हुए, और यहाँ की जो सुविधाओं को मिसयूज नहीं कर रहे। तो फिर इस तरीके से अपने ईमानदारी से कमा रहे, खा रहे, टैक्स भर रहे, फिर इस तरीके से आप रेसिस्ट कमेंट दे रहे हैं। और हमारे बिना, मेरे हस्बैंड तो साइंटिस्ट है, आपका काम भी नहीं चलने वाला। भाई जो आए हैं, जो डेवलपिंग कंट्री से, जो यहाँ साइंटिस्ट बनकर आए हैं, डॉक्टर बनकर, उनके बिना आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और आज आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं सारी चीजें बाहर, इंडिया में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके यहाँ इतना चीप लेबर में आपको लोग मिलेंगे नहीं काम करने वाले। तो रेसिज्म तो फील होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जो कुछ आपको पॉजिटिव चीजें मिलती है, उसके सामने रेसिज्म एक बहुत स्मॉल प्राइस है पे करने का।
इससे अखड़ता है। मुंबई में भी अखड़ा, यहाँ भी हम फील करते हैं, यहाँ भी बहुत अखड़ता है कि देखो मुझे मेरे साथ इसलिए बर्ताव हो रहा है कि मैं इंडियन हूँ। हम कई बार अपने स्टूडेंट्स को भी देखते हैं कि मतलब उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया जा रहा है, जो इंडियन बच्चे हैं। लेकिन जो पॉजिटिव चीजें मिलती है उसके उसके एवज में रेसिज्म इज ए वेरी स्मॉल प्राइस टू पे, क्योंकि हम किसी चीज का मूल्यांकन ओवरऑल होता है, केवल एक उसमें हम नहीं अटक सकते एक पॉइंट में। बिल्कुल, निश्चित रूप से जब हम बात करते हैं इनक्रेडिबल इंडिया या अतुल्य भारत की, और जब हम एक ग्लोबल विलेज की अवधारणा वसुधैव कुटुंबकम की के सूत्र को मानते हैं, इस परंपरा को मानते हैं, तो हमें टोटली इग्नोर करना चाहिए और टोटली इस चीज का विरोध भी करना चाहिए कि हम किसी प्रकार का रेसिस्ट कास्टिज्म और रेसिस्ट कमेंट्स को कभी भी इस रूप में ना दोहराएं या कहें किसी से, किसी को हमारी वाणी से कोई दिक्कत ना हो, कोई कष्ट ना हो, हम इस बात को ध्यान रखें। इसके साथ ही मैं ये पूछना चाहूंगा कि हर एक शहर में और खासकर साहित्य में इस बात की काफी चर्चा की गई है, एक कहवा घर जिसे हम कॉफी हाउस कह सकते हैं, तो एक कहवा घर होता है जहाँ पर साहित्यिक चर्चा परिचर्चाओं का दौर चलता है। क्या डेनमार्क में लिटरेचर की जब हम बात करते हैं, जब हम साहित्य की जब हम बात करते हैं, क्या ऐसा कोई कहवा घर या कॉफी हाउस है जहाँ बैठकर बातचीत होती हो और लंबी चर्चाएं चलती हो साहित्य को लेकर? हाँ, यहाँ तो काफी है, और मैं एक खुद ही एक डेनिश राइटर्स ग्रुप के मेंबर हूँ, और वो लोग उनके वो समय समय पर प्रोग्राम करते हैं, तो मैं वहाँ जाती हूँ, तो अधिकतर तो वहाँ डेनिश राइटर्स है उसके मेंबर्स, और दूसरा उनकी वेबसाइट है, उनकी अपनी पत्रिका निकलती है, तो वो मेरी जब कोई बुक छपती है तो वो अपनी पत्रिका में भी लगाते हैं, और वहाँ चर्चाएं होती है काफी। और भी यहाँ पर कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में मेरी बुक की चर्चा हो रखी, आरुष यूनिवर्सिटी में रखी, मेरे घर में भी हम कर रखे, घर में भी हो रखी। एक दो जो हमारी इंडियन जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मेरी बुक्स पर चर्चाएं रखी भी, और मतलब मेरे अलावा दो और भी यहाँ राइटर्स है, एक तो गुजर गए, तो हम तीनों राइटर्स की उन्होंने एक यहाँ संस्था थी, उन्होंने जो है इंडियन कल्चरल मतलब एसोसिएशन, उन्होंने कार्यक्रम रखा, हमें अवार्ड भी दिया। और काफी यहाँ पर मेरे जो फ्रेंड्स, इंडियन फ्रेंड्स हैं, मेरे से हिंदी बुक ले जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमें हिंदी किताबें केवल आप ही के घर में देखने को मिलती है। तो मेरे से काफी यहाँ पर आकर मैंने विवेक एक चीज और महसूस किया, जो इंडियंस में एक परिवर्तन आया, क्योंकि हमने ये देखा कि जो यूरोपियन लोग हैं ये लोग भी अंग्रेजी सीखते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा को पूरा सम्मान देते हैं, अपनी उनके मदर टंग का की कॉस्ट पर नहीं सीखते। मतलब आप इंग्लिश सीखो, वो तो आज ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या, यहाँ के लोग तो 4-4 5-5 लैंग्वेजेस लेकर चलते हैं। जैसे मेरे स्कूल के बच्चे डेनिश भी बोलेंगे तो स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, लेकिन उनके अपनी मदर टंग को पूरा सम्मान बरकरार है। तो कई मुझे इंडियंस मेरे से इंग्लिश की बुक्स नहीं लेते यहाँ, वो मेरे से हिंदी की बुक्स लेते पढ़ने के लिए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं तो इसमें मैं करना चाहूंगा जिसमें मैं कहूंगा कि आप इसका संक्षेप में उत्तर दें, क्योंकि प्रश्न बेहद संजीदा है और ये कहीं ना कहीं आपके लेखन से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि कहते हैं कि अधिक बोलने से कभी कभी तत्वनाश भी होता है, तो इनका सारतः उत्तर हमारे दर्शक वर्ग जो है वो उन तक पहुंचे, ये मैं चाहता हूँ, और मैं भी उनसे खुद रूबरू होना चाहता हूँ उन उत्तरों से। आप अपनी रचनाओं में के हिसाब से फेमिनिस्ट राइटर के रूप में या स्त्रीवादी लेखिका के रूप में, एक तरह प्रवासी लेखिका के तौर पर, एक पुस्तक समीक्षक, एक शानदार पुस्तक समीक्षक के रूप में पहचान रखते हैं, साहित्य की किस विधा में सबसे ज्यादा आप अपने आप को सहज पाते हैं? मैं सबसे ज्यादा सहज अपने को पाती हूँ, जो मेरा इंटरेस्ट है, रुचि का भी विषय, वो है गद्य। मैं कहानीकार और उपन्यासकार हूँ। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मैं समीक्षा लिखूं पुस्तकों पर, तो मैंने लिखी है 5-6 किताबों की समीक्षा। तो अब मेरे पास रिक्वेस्ट आने लगी है, वो कहते हैं मैं बहुत अच्छी समीक्षा लिखती हूँ, तो मैं और पुस्तकों की भी लिखूं, लेकिन मैं थोड़ा समीक्षा से बचना चाहती हूँ।
और मैंने एक डेनिश पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया है, डेनिश रचनाओं का। कारेन ब्लिक्सम जो यहाँ के फेमस डेनिश राइटर है, उनकी लंबी कहानी का मैंने हिंदी में जो ट्रांसलेशन किया था, वो नया ज्ञानोदय में छपी थी और हिंदी पाठकों ने इसको बहुत पसंद भी किया। तो आप मुझे अनुवादक भी कह सकते हैं, समीक्षक भी कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने को एक कहानीकार, उपन्यासकार वो अधिक कहलवाना चाहूंगी। बतौर पुस्तक समीक्षक आपकी काफी आप सुर्खियों में रहते हैं साहित्यिक जगत में, और आपने कई पुस्तकों की समीक्षाएं और उन समीक्षाओं को भी काफी ज्यादा एक प्रतिष्ठित दर्जा दिया गया। अभी कोई रचना ऐसी है जिस पर समीक्षा लिखने का आप सोच रहे हैं, या ऐसे कोई जहन में कोई ऐसी पुस्तक हो जिस पर आप सोच रहे हो, या इस पुस्तक की समीक्षा मैं चाहूंगी लिखना, या अभी? नहीं, अभी तो मेरे पास अभी मैंने हाल में ही डॉक्टर सत्यकेतु जी, जो कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के डीन है, उनकी पुस्तक ने, मतलब वैसे मैं एक चीज बताऊं, कुछ पुस्तकें ऐसी होती है कि आपका मन कर जाता है उस पर अपनी टिप्पणी करने का, तो आप उसे समीक्षा को जो कुछ भी कहना चाहो। तो ऐसे जो सत्यकेतु जी की ये पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें काफी ज्ञानवर्धक, कैसे मतलब हिंदुस्तान में विश्वविद्यालय में वो यूनिवर्सिटी जो वहां पर मतलब कैसे उनकी स्थापना हुई, और हिंदी साहित्य में कैसे उपन्यास विधा कायम हुआ, तो वो सब उन्होंने काफी उस पुस्तक से जानने को मिलता है। जैसे मतलब स्वतंत्रता संग्रामी और जो विगत के, जो उस सदी, उस दौर के जो लेखक थे, प्रेमचंद से पहले, प्रेमचंद के जो बाद, और जो आज के, कईयों को जीवंत कर दिया उन्होंने। और जनमानस से भूले बिसरे जो छात्र आंदोलन था, जो क्रांति थी, वो सब हमें मतलब उन्होंने स्मरण करवा दिया। तो उस पुस्तक में उन्होंने कहा भाई आपको वेबिनार में, वो समीक्षा मैंने ऐसे लिखी कि उन्होंने मुझे वेबिनार के लिए आमंत्रित किया, तो मैंने पुस्तक पढ़ी, तो उसमें मैंने अपना जो आलेख था उसी को समीक्षा में बदल दिया। दूसरा, नासिरा शर्मा की मुझे पुस्तक पारिजात बहुत अच्छी लगी, उस पर मैंने लिखी। तेजेंद्र शर्मा की मुझे दीवार में रास्ता जो कहानी संकलन बहुत अच्छा लगी, तो उसमें मैंने लिखी। तो अधिकतर जो समीक्षाएं मैंने जो लिखी है वो उन्हीं पर लिखी हैं जिनके मतलब जो मुझे अच्छी लगी हैं। जी, जी। भारत की कई ऐसी चीजें हैं, भारत में जो साहित्य लेखन की जो परंपरा है, और मैं सिर्फ किसी एक ढांचे में बांधने का पक्षधर नहीं हूँ, मैं कहूँ कि साहित्य लेखन की जो परंपरा है जो अखिल विश्व में है, उस विधा में क्या आप कुछ नया दर्ज कराने की, और जैसा आपने बताया कि नैन्सी और पॉल दो अलग अलग रचनाओं के पात्र आपस में मिलते हैं और एक रचना का निर्माण होता है, क्या आप कुछ और नया करने का, कोई किसी नए विमर्श पर लिखने का कोई ऐसी योजना आपकी भावी है इस पर? मेरा दूसरा सा मतलब मुझे जो महसूस होता है, क्योंकि यहाँ आकर मैंने देखा कि यहाँ के जो उपन्यास काफी किशोरों के लिए है, और काफी, जैसे मैं हालांकि यहाँ लैंग्वेज टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ छोटे से मतलब कक्षा 1 से बच्चों के लिए काफी पुस्तकें हैं जो कि लेवल के हिसाब, क्योंकि हर एक भाषा में हर बच्चे का समान अधिकार नहीं है ना। तो यहाँ बच्चे लैंग्वेज में, तुम एक मतलब 1 लेवल पर हो कि 2 लेवल पर, उसी हिसाब से किताबें बनी हुई उनके लिए। तो बच्चे जैसे डेनिश कोई सीख रहा है तो उसके लेवल्स अलग है, 3 लेवल से, उस हिसाब से उनके लिए किताबें हैं। तो उतना मतलब अभी हमारे लिए जो बाल साहित्य जिसे हम कहते हैं वो उतना विकसित नहीं हुआ। दूसरा, मुझे अल्मार रैनर ने और हाइंस जी ने, जो हाइंस जी उपसला यूनिवर्सिटी स्वीडन में हिंदी पढ़ाते हैं, और अल्मार रैनर ने कहा है कि, और जो मैंने दैनिक सीखते हुए महसूस किया, कि जो भाषा को नए नए सीखते हैं, जैसे विदेशी लोगों के लिए जो अल्फाबेट से, वर्णमाला से हिंदी सीखना शुरू करते हैं, उनके लिए सरल उपन्यास नहीं है। जैसे मैं बताती हूँ, जब मैंने डेनिश सीखी तो मैंने 7-8 डेनिश उपन्यास पढ़े, एडल्ट उपन्यास, फेमस राइटर्स के, शारीरिक मतलब सरल, संक्षिप्त और सरल रूप। तो ऐसे हिंदी उपन्यासों में अल्मार रैनर कहते नहीं है। मतलब अब वो प्रेमचंद को पढ़ेंगे या वो ममता कालिया या किन्हीं को पढ़ते हैं तो वो भाषा बहुत क्लिष्ट है उनके लिए।
वो उनके लिए क्या, वो कई भारतवासियों के लिए भी है। तो वो कहते हैं कि उन नॉवेल्स का एक, जैसे यूरोप में ये कई सालों से एक, कि उन नॉवेल्स का, जैसे प्रेमचंद के हो गए और ये, और किन्हीं के भी जो नावल, उनके नावल जैसे धर्म भारती वगैरह, उनके नावल का एक संक्षिप्त, जैसे 350 पेज के नावल को 100 पेजों में बदल देना, 100-150 पेजों में बदल देना और सरल कर लेना भाषा को, वो एक विधा यहाँ है यूरोप में कई सालों से है। वो अभी हमारे भारत में नहीं है। तो उनको ये चुनौतियां होती है अलमार बनर्जी, हालांकि सब लोग इनसे सहमत नहीं है। डॉक्टर राम भट्ट जो हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जिनसे आपकी भी बात हुई है, वो नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं बहुत सामग्री इंटरनेट पर वो आपको करना है, आप कैसे डिजाइन करते हैं अपना अपना कैरिकुलम, कि यह अध्यापक शिक्षकों पर है। पर मैं अलमार जी और हाइन जी की बात से पूर्णतया सहमत हूँ, क्योंकि मैंने खुद डैनिश सीखी और मैं अपने स्कूल में भी देखती हूँ कि एक कक्षा 1 से लेकर पूरे तक बच्चों का डिवीजन एक क्लास में, कि भाई वो लैंग्वेज के किस लेवल पर है, और उस लेवल से उनके लिए किताबें हैं, उनकी साहित्य की किताबें। यहाँ हमारे 9th-10th के बच्चे जो है, बहुत रिव्यूज है उनके, उसमें नावल है जो किशोर आयु, किशोर उसके होते टीनेजर बच्चों के नावल, काफी उनसे रिव्यूज लिखवाए जाते हैं। हाँ, तो मैं ये इस पर, इस उत्तर पर प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, उससे अपनी एक हो सकती है। मेरा खुद, मैं इस बात से वास्ता नहीं रखता, क्योंकि मेरा मानना है कि भारत में वो कई पल्लवन के रूप में हम पहले से ही उस विधा को पढ़ते आए हैं, व्याकरणिक स्तर पर भी। और जब हम बात करते हैं प्रेमचंद को, तो कहा जाता है कि प्रेमचंद उंगली पकड़कर आपको गाँव गाँव गली गली घुमा कर ले जाते हैं। यह सरल और बेहद सरस और बहुत उच्च कोटि के समृद्ध साहित्यकारों में नाम गिना जाता है। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपने इतनी सारी भाषाओं के नाम लिए, भाषिक स्तर पर विद्यार्थियों के स्तरों को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों को उन पर पहुंचाना और उनका अध्ययन करना, ये वहां पर देखा जाता है। क्या कभी कोई अन्य भाषा सीखी है? जैसे जहां तक मेरी जानकारी, शायद आपने डेनिश सीखी या एक विदेशी भाषा भी सीखी जो मैंने डेनिश ही सीखी, डेनिश सीखी। दूसरा मेरा तो मतलब जो मेरा रोजी की स्कूल की, जहाँ मैं अध्यापन करती हूँ, जो कि मेरा रोजगार है, जिसने मुझे जॉब दिया, वहां तो केवल इंग्लिश यूज होती है, क्योंकि वो ब्रिटिश स्कूल है, कैम्ब्रिज स्कूल है, वहाँ डेनिश भी नहीं यूज होती। वहाँ डेनिश भी वही है जो मैं हूँ, आउटसाइडर, तो वहाँ केवल इंग्लिश भाषा का उपयोग होता है। दूसरा, मेरे चारों तरफ तो हिंदी का वातावरण है, मैं हिंदी में बात करती हूँ, हिंदी में लिखती हूँ, हिंदी पुस्तकें पढ़ती हूँ, मैंने अपने चारों तरफ काफी हिंदी का वातावरण बना रखा है। दूसरा, जो कुछ समय मिलता है तो मैं डेनिश को देती हूँ, लेकिन मुख्य जो मेरा 2 भाषाओं में है भाई, इंग्लिश अंग्रेजी मेरी रोजगार की भाषा है, और हिंदी मेरी मातृभाषा और मेरे लेखन की है, और मेरे चारों तरफ बहुत हिंदी का वातावरण फैला हुआ, क्योंकि मैं हिंदी में लिखती हूँ, हिंदी में व्हाट्सएप में मैसेज करती हूँ, हिंदी में वेबिनार अटेंड करती हूँ, हिंदी पुस्तकें बहुत पढ़ती हूँ। मेरा अंतिम और एक अहम प्रश्न आपसे, कि भविष्य को लेकर भावी योजनाएं क्या हैं? मेरा भविष्य को लेकर, मैं एक डेनमार्क और भारत के बीच में एक साहित्यिक सेतु बनाना चाहती हूँ। मेरा जो नावल है वेयर डू आई बिलोंग, वो डेनिश समाज पर हिंदी में लिखा पहला उपन्यास है, और ये चीज मैंने भी नहीं कही, ये कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के एक संस्कृत विद्वान है अमेरिकन, डॉक्टर जूस, उन्होंने कही है ये, कि ये जो है आपने जो उपन्यास है वेयर डू आई बिलोंग, डेनिश समाज पर हिंदी में पहला लिखा उपन्यास है। दूसरा जो है, मैंने जब हिंदी पुस्तक की, जो हेले हेले यहाँ की फेमस राइटर है, उनकी पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद किया है, वो किसी डेनिश पुस्तक का पहला हिंदी अनुवाद है, जिसमें डेनिश गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है उसके अनुवाद में। तो मैं एक साहित्यिक सेतु बनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कुछ इंडियन हमारी हिंदी पुस्तकों का भी डेनिश में अनुवाद हो, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा यहाँ की जो एम्बेसीज है, जो भारत की जो मतलब संस्थाएं हैं, उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि जब मैंने डेनिश पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया, तो डेनिश आर्ट फाउंडेशन ने पूरा सहयोग दिया, आर्थिक सहयोग भी दिया और पूरी दिलचस्पी दिखाई। तो ऐसे ही भारत सरकार भी
दिलचस्पी दिखाए जब किसी हिंदी पुस्तक का डेनिश में अनुवाद हो रहा तो अनुवादक को देना को उसका मतलब उसके मान दे देना। तो ये सब अगर भारत सरकार भी अभी वो दिखाए, उत्सुकता दिखाए, तो वो फिर दोनों साइड से हो सकता है। तो मेरा भविष्य में थोड़ा और डेनिश पुस्तकों का, क्योंकि मुझे डेनिश आर्ट फाउंडेशन से मदद मिल जाती है, डेनिश पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद करने का विचार है और एक साहित्यिक सेतु बने। मतलब गौरतलब है कि डेनिश आर्ट फाउंडेशन डेनिश का हिंदी के लिए तो देती है अनुदान, हिंदी से डेनिश के लिए नहीं देती। अच्छा, हाँ, वो अपनी भाषा को प्रमोट करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और केंद्र सरकार की ओर से भी और अनुवादीय समितियों की ओर से, संस्थाओं की ओर से, परिषदों की ओर से भी निश्चित रूप से हिंदी और विदेशी भाषाओं के जो अनुवाद है, अनुवाद नामक पत्रिका है, और संपादक भारतीय अनुवाद परिषद के अध्यक्ष के तौर पर, निदेशक के तौर पर बतौर अध्यक्ष प्रोफेसर पूरण सिंह टंडन जी भी अनुवाद नामक पत्रिका के साथ काम कर रहे हैं और श्रेष्ठ कार्य के रूप में पत्रिका नामचीन पत्रिकाओं में दर्ज है। और आपके लेखन से, और जैसा आपने रचनाओं के नाम बताए कि आपने 2 देशों की संस्कृतियों पर आधारित कई रचनाओं का निर्माण किया और 2 देशों की संस्कृतियों के बीच एक सेतु का कार्य किया, और साहित्यकार का कर्म भी यही है और उसका धर्म भी यही है। मैं चाहूंगा कि हम एक बार पुनः आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आपने अपना इतना अहम समय हमें दिया, और बहुत आशा के साथ ये बात आपके सामने रख रहा हूँ कि जितनी उत्कंठा और जितनी ज्यादा जिज्ञासा हमारे मन में कैराली का मसाज पार्लर आपके उपन्यास को लेकर जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित होने वाला है और अभी प्रकाशाधीन अवस्था में है, जब वह आएगा तो उस पर भी चर्चा परिचर्चा इस चैनल उन्नयन संकल्प चैनल के माध्यम से जरूर होगी और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के हिसाब से मुझे लगता है कि आपके जीवन पर आधारित कई कार्यक्रम हो चुके हैं, पहला कार्यक्रम है? पहले भी एकाध हुए, लेकिन इतने विस्तार से पहली बार हुआ है। देखिए, अब कहते हैं कि साहित्यकारों का असर 2 परस्पर समधर्मियों में जरूर होता है, और हमारा भी ये पहला साहित्य आपके जीवन पर आधारित, आपके जीवन के अनुभवों पर आधारित ये पहला साक्षात्कार हुआ। और संकल्प उन्नयन चैनल के माध्यम से पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार से संबंध और प्रगाढ़ होंगे और समृद्ध होंगे और खुशहाल होंगे। धन्यवाद, धन्यवाद विवेक, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और उन्नयन संस्कृति